उस सरकार में मुझे घुटन महसूस हो रही है, कई बार शर्मिंदगी भी महसूस होती है। अगर आप लोग मेरे साथ छल करिएगा, मुझे अपमानित करिएगा, तो मैं उसी व्यक्ति के खिलाफ उसके चुनाव क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद फ्रेंडशिप डे होता है, उस दिन उन्होंने इसी घोषणा कर दी कि मैंने जनता दल ज्वाइन कर लिया। वही अदृश्य शक्ति आपको एक ताकत देती है कि आप 1994 में चारा घोटाला की परतें खोलते हैं। लालू जी एक बेपरवाह किस्म के व्यक्ति थे और चारा घोटाला में जो फंसे वो दोस्त पड़ोसी और एहसानमंद होने के कारण ही फंसे। मधुबन का मामला उठाया मैंने, उसमें मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ। आपको अंदेशा था कि 2019 में बीजेपी की इतनी बड़ी और करारी हार होगी? नहीं, मुझे नहीं था अंदेशा। तो मैंने एक नारा दिया था कि रघुवर दास है, दास नहीं रघुवर दाग है। हाँ, मैं वो भी पूछने वाला। ये बात तो पहले पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता था तो भाजपा तो आवाज़ उठाती थी, सरकार आपकी नहीं थी, आपकी सरकार है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, गुलाम कश्मीर है, उसको हमको लेना है। कम से कम उसको तो ले लिए होते, इसमें एक कदम आगे बढ़ गए होते, आपका जो पाक अधिकृत कश्मीर साथ में आ गया होता। हेमंत सोरेन को हराना कितना संभव है आज की डेट में बीजेपी के लिए? ये नामुमकिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काके टॉक्स, जहां होती है सीधी बात, बेबाक सवाल और वो आवाज़ें जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, वर्ष 2018-19 शतरंज, राजनीति की शतरंज की बिशात बीत चुकी थी और मोहरे की चाल चलनी थी और पहली चाल राजा की, दूसरी तरफ की खिलाड़ी चित। सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि अब अगली चाल क्या होगी। हम सब ने देखा कि इस बार सिपाही ने एक चाल चली और चेकमेट राजा। ये खेल शतरंज की हो या राजनीति की, हम बात करेंगे आज बेबाक आवाज़, ईमानदारी की एक व्यक्तित्व और एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने आवाज़ उठाई एक राजा के खिलाफ नहीं, 3 राजाओं के खिलाफ। जब पहली बार आवाज़ उठी तो मुद्दा था चारा, दूसरी बार आवाज़ उठी तो मुद्दा था कोयला खनन, और जब तीसरी बार मुद्दा उठी तो मुद्दा था झारखंड, और झारखंड के एक ऐसे कहानी की जहाँ पे राजा और सिपाही और मंत्री के बीच सीधा खेल था। हम सारी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे अपने इस पॉडकास्ट में। बेबाक बात करेंगे उनसे 1970 के दशक की, जब जेपी आंदोलन में वो थे और उन्होंने कस्में खाई कि वो ईमानदारी की व्यक्तित्व को छोड़ेंगे नहीं, और जेल गए। जब लोग डंडे खा रहे थे, जब लाठियाँ चल रही थी, उन्होंने कलम की ताकत को पहचाना और कलम के माध्यम से पत्रकारिता में एक कदम रखा, और आज झारखंड की राजनीति के एक मजबूत कद्देवार नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो स्वागत करते हैं हम अपने आज के मेहमान का, श्री सरयू राय जी का। जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है। कैसे आप सर? ठीक हूँ, अच्छा हूँ सर। अच्छा लग रहा है, आपसे बात हो रही है। थैंक यू सो मच सर। सर, हम लोग पहले हम जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में, पत्रकारिता आपका एक विषय था, और आप फिर राजनीति कैसे? देखिए, ये घटनाक्रम बदलते रहता है और कई बार व्यक्ति अपने लिए योजना बनाता है, प्रकृति उस योजना की दिशा बदल देती है, घटनाक्रम ऐसे होते हैं। मैं तो पटना साइंस कॉलेज में पढ़ता था, एक दूर दराज के गांव से पैदल 8 किलोमीटर चलकर हम लोगों ने मैट्रिक तक पढ़ाई की। पटना आया तो घर परिवार सबकी आकांक्षा थी कि अच्छा काम करें, नौकरी मिले, ये सब उम्मीद थी, और उसी उम्मीद में हम लोग भी रहते थे। पढ़ाई करना है, घर परिवार के प्रति स्वाभाविक एक आदर और आकर्षण रहता था। तो उस समय मन में एक ही बात रहती थी कि हमसे कुछ भी ऐसा ना हो जाए कि हमारे परिवार के लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। तो बच बचा कर हम लोग रहते थे। मैं
आरंभ काल से ही जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, 8वीं कक्षा का छात्र था 1962 में, चीन और भारत की लड़ाई हुई थी। उस समय देशभक्ति का ज्वार गांव-गांव में था। उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने हमारे गांव में संपर्क सूत्र बढ़ाया। मुझे उनकी बातें अच्छा लगी और मैं उस समय से आरएसएस के लिए काम करने लगा। अपनी गांव की शाखा का मैं 3 साल तक मुख्य शिक्षक रहा। पटना आया मैट्रिक पास करके। कौन से ईस्वी की बात है सर ये 1962 से 65 तक की बात है। 1966 में मैट्रिक पास किया, पटना आया, साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया, अच्छा नंबर था, पढ़ाई होने लगी। मैं बीच में इंटरमीडिएट पास करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का चुनाव हुआ। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में नीतीश कुमार जी हमारे मित्र थे, हमारे क्लासमेट थे, और हम लोग तय किए थे पहले कि इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जनरल शिक्षा में जाएंगे। बड़ी दबाव होता था घर से इंजीनियरिंग पढ़ने का। नीतीश जी ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, मैं भी गया साथ साथ, मुझे याद है मैंने भी एडमिशन लिया। फिर मैंने छोड़ दिया और साइंस कॉलेज से ही मैंने फिजिक्स में एमएससी किया, बीएससी ऑनर्स किया। तो इस बीच में जो पुराना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संबंध था, वह संबंध पुनर्जीवित हुआ। गोविंदाचार्य जी प्रचारक होकर आए थे उस समय पटना के, संबंध बना, मित्रता हो गई। फिर से मैंने विद्यार्थी परिषद के लिए काम करना शुरू किया और 1972 से 74 तक मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक कार्यकर्ता था। छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, ये मेरा कार्यक्षेत्र रहता था। अब इसी दौरान जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हुआ। विद्यार्थी परिषद के नाते आंदोलन में आदमी शामिल हो गया। इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी में हम लोग भूमिगत काम करने लगे, आंदोलन में लग गए। और इमरजेंसी ख़त्म हुई तो संघ के लोगों ने, संघ के अधिकारियों ने मुझसे कहा कि जनता पार्टी नया बनी है, चंद्रशेखर जी अध्यक्ष हैं, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री हैं, उसमें जो युवक हैं उन युवकों को संघ की जो विचारधारा है उससे अवगत होना चाहिए। इसलिए जनता पार्टी की युवा शाखा के रूप में जनता युवा मोर्चा की स्थापना की गई है। आप बिहार में उसका काम संभालिए। अखिल भारतीय स्तर पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इसके अध्यक्ष थे। बिहार का मुझे संगठन मंत्री बनाया गया। 2 साल 3 साल हमने काम किया। तो राजनीति से मेरा सरोकार सीधा उस समय ही हुआ। जेपी आंदोलन तो हम लोग के रूहानी ख्याल थे। आज़ादी 47 में मिली और आंदोलन 74 में हो गया। यानी 27 वर्षों में ऐसी स्थिति हो गई कि जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति जो आज़ादी के आंदोलन के अग्रणी में से एक थे, उन्होंने महसूस किया कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए जो आंदोलन शुरू हुआ वह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा नीति में परिवर्तन, इन सब मुद्दों को लेकर था। हम लोगों को भी अच्छा लगा। उस समय ही पहली बार आया कि नौकरी और डिग्री का संबंध विच्छेद होना चाहिए, चुनाव के नियमों में संशोधन होना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा, जयप्रकाश जी ने रखा। इस तरह से वो आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक हो गया। इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, मोरारजी भाई की सरकार बनी। मुझे संघ से कहा गया कि आप युवा मोर्चा का काम देखिए। मैं यहाँ आ गया तो सीधा जुड़ाव राजनीति से मेरा उस समय ही हुआ जी। बाद में मैं 1980 में जनता पार्टी का बिहार प्रदेश का महामंत्री बना। मेरी उम्र बहुत कम थी, फिर भी चंद्रशेखर जी ने और सत्येंद्र नारायण सिंह ने मुझे बिहार का महामंत्री बनाया। 4 साल तक काम किया। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि 84 में मुझे लगा कि राजनीति में काम करना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने छोड़ दिया राजनीति। फिर मैं पत्रकारिता में आया, क्योंकि उस समय नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, ये सभी दिल्ली से रांची भी आकर उन्होंने अपना संस्करण आरंभ किया था। दीनानाथ मिश्र जी नवभारत टाइम्स के संपादक होकर आए थे। उन्होंने मुझे बुलाया, संपर्क किया, कहा कि आप हमारे साथ काम करिए, उपसंपादक होइए। मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि आप जितना काम देंगे मैं करूँगा, मगर मैं अखबार की नौकरी नहीं करूँगा। उन्होंने मुझसे काम लिया और
कोई भी पत्रकार जितना काम करता था उससे अधिक मैं समय देता था। और धीरे धीरे मेरा एक्रीडेशन हो गया स्वतंत्र पत्रकार के रूप में, मैं मान्यता प्राप्त पत्रकार हो गया। इस बीच में कई बार लोगों ने कहा कि आप फिर से आ जाइए, भाजपा बन गई है उसमें। मैंने हमेशा क्या किया, राजनीति की तरफ नहीं देखना है। फिर एक घटना हुई 1992 में, जो विवादित झांटा था बाबरी मस्जिद का, विध्वंस हो गया, परिस्थिति बदल गई, आरएसएस पर प्रतिबंध हो गया। उस समय आडवाणी जी पूरे देश में घूमते थे और बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। नरेंद्र मोदी जी की सभा जितनी होती है उससे बहुत बड़ी सभाएं आडवाणी जी की होती थी उस समय। पटना आए तो उनके साथ दीनानाथ मिश्र जी, बलबीर पुंज एक पत्रकार हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के संपादक थे, कांचन गुप्ता थे टेलीग्राफ के। यहाँ आए तो इन्होंने मुझसे संपर्क किया कि आप आ जाइए भाजपा में, गोविंदाचार्य भी आ गए हैं, आपके मित्र हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैंने गोविंद जी से बात किया है, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर आडवाणी जी अगर आपको बुलाते हैं तो उनसे मिलिए है कि नहीं। मैंने कहा आडवाणी जी इशारा कर देंगे तो मैं दौड़ के जाऊंगा, मिलूंगा जी। तो मैं आडवाणी जी से सुबह मिला, नाश्ते पर बात हुई। आडवाणी जी ने कहा कि देखो ये गोविंदा है, सब लोग है, तुम्हारे सारे दोस्त हैं, आओ एक बार फिर से। तो मैंने उनसे कहा कि आडवाणी जी मैं सोच के बताऊंगा, तुरंत आपके इस प्रश्न के लिए मैं तैयार नहीं था। और आपके जैसा जो बड़ा व्यक्तित्व है, मैं उनका अनादर नहीं करना चाहता हूँ इनकार करके, मुझे सोचने का समय दीजिए। उन्होंने कहा कब तक सोचोगे? मैंने कहा होली तक, फरवरी का समय था वो। बड़े लोग नाराज हुए कि आडवाणी जी ने कहा और आपने उनकी बात नहीं माना। उसमें की बिहार सरकार ने एक सिंचाई आयोग बनाया था, द्वितीय सिंचाई आयोग। मैं उसका फुल टाइम मेंबर के रूप में काम करता था। तो उस काम में भी कुछ बातें थी, कुछ मेरा दायित्व था जिनको पूरा करना था। होली के बाद फिर से खबर आई, कैलाशपति मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा कि आज आडवाणी जी पूछ रहे थे क्या करोगे। उस समय मई में चुनाव हो रहा था पटना लोकसभा का, और पटना लोकसभा चुनाव में भाजपा के शैलनाथ श्रीवास्तव उम्मीदवार थे और मैंने उनके लिए काम करना शुरू किया। तो फिर वो काम करते करते मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया, उसका महामंत्री बना। फिर मुझे विधान परिषद का सदस्य बनाया। फिर मुझे 95 में झारखंड में कुछ समस्या उत्पन्न हुई, मुझे यहाँ प्रभारी बनाकर भेज दिया गया। मैं यहाँ रहा, बिहार अलग हो गया, ऐसी स्थितियाँ हुई तो मैं झारखंड के साथ ही रह गया। और 2005 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीत गया। तब से मैं विधायी राजनीति में यहाँ शामिल हो गया। उसके पहले मैं विधान परिषद का सदस्य बिहार में था। तो ये घटनाक्रम है और तब से ऐसे ही परिवर्तन होता है। अब एक स्थिति जिसका आप जिक्र कर रहे थे 2018-19 में पैदा हुई। अब देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से हूँ। हम लोगों के यहाँ अनुशासन को बड़ी प्राथमिकता दी जाती है। मैं रघुवर दास जी की सरकार में मंत्री बना और रघुवर दास जी मुझे मंत्री नहीं बनाना चाहते थे, मगर आला कमान ने जो भी तय किया मुझे उन्होंने मंत्री बनाया, एक छोटा विभाग दे दिया। तो मंत्री रहते सरकार में जो भी कुछ ऐसा काम होता था जो नियमानुकूल नहीं है या जिससे राज्य को नुकसान होगा, मैं कैबिनेट में उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था। धीरे धीरे कई मुद्दों पर तल्खियाँ बढ़ती गईं और कई मामलों में मैंने जो अपनी बातें कही उसके कारण से कम 1000 करोड़ से ऊपर का इस राज्य को चपत लगने से ये राज्य बच गया। तो मगर तब है कि व्यक्तिगत संबंधों में खटास आ गई। कोई मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री का एक मंत्री के प्रति अगर सौहार्दपूर्ण रवैया नहीं है तो सरकार में रहना कठिन होता है। इसलिए मैं 4 अगस्त 2017 को समय लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ गया। नरेंद्र मोदी जी जब हम लोग संगठन में काम करते थे तब से उनसे संबंध थे, बहुत आत्मीयता तो नहीं थी मगर सामान्य संबंध थे, जान पहचान थी। जब उन्होंने अहमदाबाद के पास केवड़ी में सरदार पटेल की बड़ी ऊंची प्रतिमा बनाई तो उसके लिए पूरे देश से किसानों से लोहा संग्रह करने का अभियान चला था। तो नरेंद्र मोदी जी ने
या भाजपा ने 13 व्यक्तियों की एक समिति बनाई थी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, उस 13 में मुझे भी रखा था। तो मैं इस नाते गया प्रधानमंत्री से मिलने गया। तो शुरुआती दौर में तो उन्होंने व्यक्तिगत निजी पर्यावरण का काम, दामोदर का काम कैसा चल रहा है इस पर बातचीत किया। अंत में मैंने कहा कि नरेंद्र भाई, मैं आपके यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ। उन्होंने कहा कि बताइए। मैंने कहा कि देखिए, मैं जिस सरकार में हूँ उस सरकार में मुझे घुटन महसूस हो रही है, कई बार शर्मिंदगी भी महसूस होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यह सरकार छोड़ दूँ। और आपसे मैं इसलिए कहने आया हूँ क्योंकि रघुवर दास जी मुझे मंत्री नहीं बनाना चाहते थे, आप लोगों ने मुझे बनवाया। मैं कोई ऐसा निर्णय ले लूँ जो आपको रुचिकर न लगे तो आप कहिए कि देखिए, बेकार ही हमने इन लोगों को मंत्री बनवा दिया इनको। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि मुझे अनुमति दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, परिस्थिति जो भी हो, मंत्रिपरिषद छोड़ने के बारे में सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। मैं अमित भाई से कहता हूँ, वो आपसे बात करेंगे और बात करके समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा अमित भाई को, अमित शाह जी अध्यक्ष थे उस समय। अमित शाह जी ने मुझे दिल्ली बुलाया। मैं उसके 15 दिन बाद दिल्ली गया। अमित शाह जी ने अकेले 1 to 1 आधा घंटा बात किया, सारी चीज़ों को समझा। उन्होंने कहा कि 15, 16, 17 सितंबर को मैं 3 दिन रांची रहूँगा, बात करके उस समय मैं समस्या का समाधान करूँगा। आए, उन्होंने बात किया सबसे, समस्या सुलझी भी। मगर जिस तरह से होता है ना कि एक जानवर है जिसकी पूंछ खींचते रहिए तब तक तो सीधा है। तो अमित शाह जी के गए हुए 3 महीना बीत गया। दिसंबर जनवरी के बाद से फिर वही स्थिति पैदा हो गई। तो इस तरह से खींचतान लगी रहती। इसका नतीजा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री ने जगह जगह कहना शुरू कर दिया कि मैं इनको विधानसभा का अगला टिकट नहीं लेने दूंगा। मेरे पास बात आती थी। जब बहुत गंभीरता इसमें होने लगी तो फरवरी 2019 में मैं दिल्ली गया। हमारे माननीय रामलाल जी संगठन महामंत्री थे। अमित शाह के यहाँ गया, सबों से मिला। अमित शाह जी नहीं मिले तो उनके यहाँ लिख कर छोड़ दिया। और मैंने सबों से यही कहा कि देखिए भाई, हम लोग इस संघ पृष्ठभूमि से हैं, अनुशासन की प्राथमिकता रहती है। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि मुझको टिकट मिले तो आप लोग मुझे पहले बता दीजिए। मैं खुद ही मीडिया को बुलाऊंगा और कहूँगा कि भाई, बहुत दिन हो गया, पार्टी ने मुझे बहुत दिया, मंत्री बनाया, विधान परिषद विधानसभा में सदस्य बनाया, अब मैं चुनावी राजनीति से अलग हो रहा हूँ, इतना मुझे अवसर दीजिए कहने का। सबों ने यह कहा कि नहीं, ऐसा कैसे होगा, कोई पार्टी एक आदमी की नहीं होती है, सामूहिक निर्णय होता है, आप नहीं चुनाव लड़ेंगे, ये कैसे संभव है। ये बातें होती गई और इस बीच में और कई घटनाएं घटी। मैंने सबों को कहा कि देखिए, अभी तक की जो परंपरा है कि मुख्यमंत्री अगर ठान लेगा कि हम किसी व्यक्ति को टिकट नहीं लेने देंगे तो पार्टी टिकट नहीं देती है। मगर लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, आपके बारे ऐसा नहीं होगा। इस बीच में एक घटना घटी। राजबाला वर्मा मुख्य सचिव थी। राजबाला वर्मा को रघुवर दास जी एक्सटेंशन देना चाहते थे। मैं उनके सेवा अवधि विस्तार के खिलाफ था। मैंने कैबिनेट में बहुत ज़ोरदार तरीके से कहा कि ठीक नहीं है, जो छवि इनकी रही है उसमें 3R की बात हुआ करती थी। रघुवर, राजबाला और रंजन एक ठेकेदार थे। तो मैंने कहा कि ये जो 3R के कंपोनेंट हैं, अच्छा नहीं होगा इनको। और अंत में मेरे ही फुट डाउन करने से उनको एक्सटेंशन नहीं मिला, मगर तलखी बहुत बढ़ गई। उसी समय एक और घटना हुई। राज्य के महाधिवक्ता उस समय थे और मैंने एक विषय उठाया था, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था। महाधिवक्ता ने उस निर्णय के बारे में झारखंड सरकार को सही सूचना नहीं दी, निर्णय गलत हो गया। तो मैंने इस बात को उठाया, ये गलत है। महाधिवक्ता राज्य के विधिक सलाहकार होते हैं। हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है सही उसको बताना चाहिए। ये जमशेदपुर की ज़मीन का मामला था, उनसे तलखी हुई। उन्होंने बार काउंसिल में मेरे खिलाफ में प्रस्ताव पास करा दिया निंदा का।
तो मैंने कहा मुख्यमंत्री से कि भाई ये महाधिवक्ता हैं, मैं मंत्री हुई सरकार का और बार काउंसिल के ये सदस्य हैं और मेरे खिलाफ उन्होंने प्रस्ताव पारित करा दिया। मैंने बार काउंसिल को लिखा और मैं फिर दिल्ली गया, रामलाल जी से मिला, सबसे कहा कि भाई इस मामले को आप लोग सुलझाइए, नहीं तो मैं 31 मार्च के बाद इस्तीफा दे दूँगा। और मैंने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी थी, उनसे समय लिया कि मैं आऊँगा 1 अप्रैल को। इस बीच में 29 मार्च को रामलाल जी यहाँ आए, मुझसे बात की, रघुवर दास से बात किया। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए आप तो लचीला रुख रखते हैं, मगर रघुवर दास जी इस पर बिल्कुल अड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है मई में, तब तक आप कुछ भी ऐसा न करिए जिससे पार्टी में थोड़ा भी कन्फ्यूजन की स्थिति हो झारखंड में। इसलिए मेरी बात मानिए, आप अपना ये विचार लोकसभा चुनाव तक टाल दीजिए। 1 अप्रैल को मैं द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने गया। मैंने उनको बताया कि आपसे मिलने का उद्देश्य तो ये था, मगर ये डेवलपमेंट हो गया है तो अब मैंने इस मामले को टाल दिया है। अब लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद तुरंत विधानसभा चुनाव होने वाला था, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होने वाली थी। कल पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग थी तो मैं आज शाम को राजनाथ सिंह जी के घर गया और मैं उनसे कहा कि भाई देखिए, मैंने सबों को कहा है पार्टी में कि आपको टिकट नहीं देना है तो मुझे पहले बता दीजिए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कल पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब मेरे सीट की बात आए तो आप इस बात को रख दीजिए कि मैंने आपको कहा है कि अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देना चाहती है तो बता दे, मैं दिल्ली में ही प्रेस को बुलाऊंगा और कह दूंगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मगर अगर आप लोग मेरे साथ छल करिएगा, मुझे अपमानित करिएगा, तो मैं उसी व्यक्ति के खिलाफ उसके चुनाव क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ूंगा जिसने ऐसी स्थिति बनाई है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई, राजनाथ जी ने इस बात को साफ साफ रखा। नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि चलिए भाई उनकी सीट पर क्या विचार करना है। रघुवर दास जी ने कहा कि नहीं, लड़ने दीजिए उनको, 5000 वोट आएगा, लड़ेंगे, लड़ने दीजिए। तो मेरे सीट पर निर्णय नहीं हुआ, पेंडिंग हो गया। पहली मीटिंग पेंडिंग, दूसरी मीटिंग में पेंडिंग, पार्लियामेंट्री बोर्ड की तीसरी मीटिंग में पेंडिंग, चौथी जो बैठक हुई पार्लियामेंट्री बोर्ड की, मेरा सीट अकेले झारखंड में उस समय भी पेंडिंग रह गया। और एक दिन के बाद नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। तो मैंने कहा लोगों से कि भाई देखिए, अब मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ छल कर रहे हैं कि नॉमिनेशन की तिथि बीत जाएगी तो करेंगे क्या। तब मैंने प्रेस के लोगों को जमशेदपुर में बुलाया और कहा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अपमानित किया जा रहा है, मेरे साथ छल हो रहा है, इसलिए मैं रघुवर दास जी के क्षेत्र में जाकर उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ूंगा। तब ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा हुई और मैं गया चुनाव में। तो वहाँ जनता मेरे साथ हो गई। 15 दिन पहले मैं गया था, मुझे तो वहाँ का भूगोल भी नहीं पता था, कोई काम नहीं किया था, बूथों की रचना के बारे जानकारी नहीं थी। लोगों ने ये भार अपने ऊपर उठा लिया, सारी व्यवस्था चुनाव की उन्होंने किया, मेरा काम केवल संपर्क करना था। नतीजा आया तो मैं जीत गया, चुनाव में जीत गया, निर्दलीय विधायक के रूप में रहा। अब उसके बाद जो पिछला चुनाव हुआ 2024 में, तो नीतीश कुमार जी मेरे व्यक्तिगत मित्र रहे हैं, हम लोग कॉलेज के समय से साथी रहे हैं, आंदोलन में साथ रहे हैं। वो मुझसे हमेशा ही कहते थे कि कहाँ आप अकेले घूम रहे हैं, हमारे साथ आइए। तो मैं गया तो उन्होंने कहा कि छोड़िए, बहुत दिन हो गया, अब आप निर्दलीय नहीं रहिएगा, आप जनता दल यू ज्वाइन करिए। तो मैंने कहा कि भाई मैं ज्वाइन कर लूँगा, आप मित्र हैं, आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं घोषणा कर दूँगा, जब भी मुझे उचित लगेगा मैं घोषणा कर दूँगा। मैंने कहा आप कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंडशिप डे होता है, उस दिन उन्होंने इसी घोषणा कर दी कि मैंने जनता दल यू ज्वाइन कर लिया, मैंने विरोध नहीं किया। अब बात आई कि मैं पूर्वी से विधानसभा का सदस्य था, तो मुझे संजय झा जो जनता दल यू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के प्रभारी बने हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, दिल्ली चले आइए। मैं दिल्ली गया तो हेमंता ने कहा कि भाई देखिए, हम लोगों ने पार्टी में ही तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको एकोमोडेट करना हम लोगों के लिए बहुत आसान नहीं होगा, आप जनता दल यू ज्वाइन कर लीजिए। मैंने इसीलिए संजय झा को भी बुलाया है कि आप जितना जल्दी हो जनता दल यू ज्वाइन कर लीजिए।
तो मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने भी ऐसा ही कहा है, मैं कर लूँगा ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 2-3 दिन के भीतर करके बताइए। फिर दोबारा उन्होंने बुलाया। पहली बार उन्होंने कहा था कि पश्चिम पूरब 2 सीट है, जहाँ से चाहिए आपको हम लोग लड़ाएंगे। दूसरी बार उन्होंने बुलाया संजय झा के मार्फत, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि आप जमशेदपुर पूर्वी सीट छोड़कर जमशेदपुर पश्चिम चले जाइए, क्योंकि पूर्वी भाजपा के लिए आसान सीट है और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता लड़के इस सीट को जीत जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में बन्ना गुप्ता हैं, उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया है, दबंगई भी है, सरकार भी उनकी है, उनको हराना मुश्किल होगा, आप वहाँ चले जाइए। तो मैंने उससे विनम्रता से कहा कि देखिए ऐसा मत कराइए, मैंने पश्चिम से कोई नाता नहीं रखा है, जमशेदपुर पश्चिम से। 5 साल तक मैंने बहुत काम किया पूर्वी में, जो काम 20-25 साल से लंबित थे उन सभी कार्यों को मैंने वहाँ करा दिया है। यहाँ की टाटा स्टील की बिजली पानी अवैध बस्तियों भी मैंने दिलवा दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बुलाया चुनाव के कुछ दिन पहले और कहा कि देखिए भाई साहब, आप अमित शाह जी से बात कर लीजिए, वो बात करना चाहते हैं और हम सबका विचार यही है कि आप जमशेदपुर पश्चिम से जाइए। अमित शाह जी ने भी कहा, उन्होंने फ़ोन पर कहा कि केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी ऐसा ही मानना है कि आप पश्चिम से चुनाव लड़िए। और उन्होंने मुझसे कहा कि पूर्वी से अगर आपको लगेगा कि रघुवर दास जी को हम लोग टिकट देंगे तो पार्टी रघुवर दास जी को टिकट नहीं देगी। रघुवर दास जी के परिवार को भी टिकट नहीं दी कि वहाँ पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता खड़ा होगा, इसलिए आप चले जाइए। तो नॉमिनेशन के 3-4 दिन पहले मैंने घोषणा किया कि मैं एनडीए कैंडिडेट के रूप में पश्चिम से लड़ूंगा। अब पूर्वी में रघुवर दास जी के बहू को टिकट मिल गया। मुझे लगा कि भाई कैसे हो गया। चुनाव के बाद मैंने जानकारी हासिल की तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में अमित शाह जी ने कहा कि टिकट नहीं देना है उनके परिवार के किसी व्यक्ति को। बाबूलाल मरांडी जी ने बहुत आग्रह किया कि नहीं एक बार देखना चाहिए, इतने दिनों से हैं, राज्यपाल रहे हैं, सब हैं। तो वहाँ ये बात हुई कि बाबूलाल जी मुझसे बात करें, अगर मैं तैयार होता हूँ तब हम लोग रघुवर दास जी के बहू को टिकट देंगे। अब बाबूलाल जी ने मुझसे कोई बात नहीं की। उनके एक मित्र ने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि रघुवर दास जी के बहू को टिकट दिया जा रहा है, आप विरोध मत करिएगा। हमने कहा कि भाई आपकी पार्टी है, जिसको टिकट दे, हम क्यों विरोध करेंगे। स्थिति पैदा हुई और मैं पश्चिम से अचानक चुनाव लड़ा। जिस तरह 2019 में 15 दिन में चुनाव पूर्वी से लड़ा था, वैसे ही 15 दिन में चुनाव पश्चिम से लड़ा। इस बार भी ईश्वर ने मदद की और मैं चुनाव जीत गया। तो ये सफ़र है, इसलिए मैं तो 2019 में ही कहा था कि मैं घोषणा करूंगा मैं चुनाव नहीं लड़ा। ये 10 साल तो मुझे एक तरह से बोनस के रूप में मिल गया। तो मुझे कोई राजनीति में टिके रहने की कोई अभिलाषा ऐसी नहीं है, कोई लिप्सा भी नहीं है। मैं तो हर अवसर खोजते रहता हूँ कि इस जंजाल से मुक्ति मिले और बहुत सारे काम हैं समाज में करने के लिए। पत्रकारिता है, पर्यावरण है, प्रदूषण है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनके बारे में हम लोग काम करेंगे। मगर जैसे मैंने कहा ना कि शुरू से ही मुझे अचानक 1977 में जनता पार्टी के युवा शाखा में भेज दिया गया। वैसे ही कोई ना कोई शक्ति काम करती है जो मुझे भेज देती है, भेजवा देती है। अभी तक ऐसे ही होते रहा है। इसलिए अब तो मैं निश्चिंत हो गया हूँ कि आगे भविष्य में जो होगा वो घटनाक्रम ही तय करेंगे और प्रकृति और ईश्वर का विधान ही तय करेगा कि अगला मेरा कदम क्या होगा। दोस्तों, मैं इनका एक और परिचय देता हूं। जब मैं सोशल मीडिया को स्कैन कर रहा था तो इन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा है कि ये एक राजनीतिज्ञ हैं या पॉलिटिशियन है। ये अपने आप को अभी भी सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और सब कुछ हैं, बस पॉलिटिशियन नहीं है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की एक पंक्ति है जो मुझे याद आती है, और भी मुश्किल है अब सच्चा बने रहना, झूठ का सुर है सच चुपचाप बहता है। सरयू राय वही बहती हुई सच्चाई है जो शोर नहीं करती, पर जब आवाज़ उठती है तो कुर्सियाँ हिल जाती है। 3 सीएम की कुर्सियाँ हिली है। हम एक एक करके सब पे जानेंगे, लेकिन चर्चा पहले शुरुआत करेंगे कि इनसे
कि सिद्धांत की राजनीति और सत्ता की रणनीति के बीच में जब 1970 के दशक में जब प्रकाश आंदोलन से इन्होंने शुरुआत किया, तो ये आंदोलन इनको योद्धा कैसे बनाया? आंदोलन से इनकी अपनी सीख और समझ क्या विकसित हुई? देखिए, मैं जेपी आंदोलन शुरू होने के पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक कार्यकर्ता था और 5 जिलों का काम मेरे पास था, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया। उस नाते मैं आंदोलन से जुड़ा। छात्र संघ संचालन समिति बनी। राम बहादुर राय जी विद्यार्थी परिषद की तरफ से उसमें एक सदस्य थे। उनकी गिरफ्तारी हो गई 11 अप्रैल को या 8 अप्रैल को। तो गिरफ्तारी हो गई तो गोविंदाचार्य जी ने उनकी जगह पर मेरा नाम दिया, तो मैं छात्र संघर्ष संचालन समिति का एक सदस्य हो गया। अब उस समय हम लोगों की बहुत परिपक्वता नहीं थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के नाते, पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते मैं संयोगवश छात्र संघर्ष संचालन समिति का सदस्य बन गया। उस समय हम लोगों की विचारधारा आरएसएस की, विद्यार्थी परिषद की जो विचारधारा है वही विचारधारा थी। युवकों को तैयार करना है उसके लिए। यह आंदोलन भी हम लोगों के लिए एक माध्यम था। इस बीच में आंदोलन आगे बढ़ा तो मैं संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष किया था। 1975 में हुआ कि नहीं, द्वितीय वर्ष भी संघ शिक्षा वर्ग कर लीजिए और होगा तो तृतीय वर्ष के लिए भी अगले साल कर लीजिएगा। तो हजारीबाग में द्वितीय संघ शिक्षा वर्ग का वर्ग चल रहा था। मैं वहाँ गया, मेरी संघ शिक्षा पूरी हुई और उस समय मुझे लगता है कि 20-21 जून हो गया होगा। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी जो परम पूज्य सर संघचालक हुए बाद में, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उस समय क्षेत्रीय प्रचारक थे बिहार क्षेत्र के। तो उन्होंने गोविंदाचार्य के माध्यम से मुझे बुलाया और कहा कि देखो, तुम एमएससी पास कर गए हो, कभी भी तुमको लेक्चरशिप की नौकरी मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम 2 वर्ष संघ के लिए दो। तो मैं तैयार हो गया कि चलिए 2 वर्ष मैंने दिया। मैं अभी भी पूर्णकालिक के नाते मैं काम करता हूँ, उसमें भी काम करूँगा। और मेरी नियुक्ति छपरा जिला के आरएसएस के जिला प्रचारक के रूप में हो गई। श्री लक्ष्मीनारायण केसरी जी उस समय वहाँ के प्रचारक थे, उनके स्थान पर मैं नियुक्त हुआ। हम लोग पटना आए, मैं गांव गया, गांव से घूमकर आया और हुआ कि चले हम लोग, छपरा चलना है। तो जैसे ही हम निकले, अखबारों में देखा कि इमरजेंसी लग गई है 25 जून की रात में। फिर अगले दिन आरएसएस पर प्रतिबंध लग गया। फिर विचार हुआ कि हम लोग भूमिगत काम करेंगे और तब से मैं जुड़ गया। गोविंदाचार्य केंद्र बिंदु थे, जनसंघ के, मजदूर संघ के सभी सीनियर नेता गिरफ्तार हो गए थे। तो उसमें मुझे दायित्व दिया गया इमरजेंसी में 2, एक भूमिगत पत्रिका प्रकाशित करने का। लोकवाणी नाम से भूमिगत पत्रिका प्रकाशित होना शुरू हुआ। उस समय प्रबुद्ध प्राध्यापक थे पटना विश्वविद्यालय में, डॉक्टर अमरनाथ सिन्हा, प्रोफेसर निशांत केतु, शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव। मिल के तय हुआ और मुझे उसका भार दिया गया कि मैं उसके संपादकीय विभाग को संभालूं। और अशोक कुमार सिंह विद्यार्थी परिषद के ही एक कार्यकर्ता थे, वो व्यवस्था का भार संभाले। पत्रिका निकल चली, जहाँ छपती थी पुलिस को सूचना मिलती थी, प्रेस में छापा पड़ जाता था। बाद में हम लोगों ने अपना ही, उस समय फ़ॉन्ट होता था, उसमें आज जैसा कंप्यूटर नहीं था, सबका इंतजाम हुआ, अलग से हम लोग अलग व्यवस्था बना के छपवाने लगे। एक काम मेरे जी में उस समय था, लोकवाणी का प्रकाशन कराना। और दूसरा काम मुझे ये दिया गया कि भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता या तो गिरफ्तार हो गए हैं या भूमिगत हैं, तो जो विरोधी दल हैं, जो जयप्रकाश आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोक दल, संगठन कांग्रेस, तो इनके नेताओं के साथ समन्वय का मैं काम करूं,
ताकि इनके कार्यकर्ताओं को भी सारी सूचना ज़मीनी स्तर पर मिले और कहाँ कौन कार्यकर्ता इमरजेंसी में है उसे संपर्क किया जाए। तो ये समन्वय का काम मैं करने लगा। फिर उसके 10-15 दिन बाद हुआ कि भारतीय मजदूर संघ के रामदेव यादव जी संगठन मंत्री हैं, वो भी भूमिगत हो गए हैं और मजदूर संघों की बैठक हो रही है आजकल, तो मुझे उसका भी समन्वय का काम दिया गया। तो राजनीतिक दलों का समन्वय का काम और मजदूर संगठनों के समन्वय का काम मुझे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मजदूर संघ की तरफ से दिया गया। लोकवाणी का प्रकाशन था, ये सब हम लोग करते थे। अनेकों किस्से हैं, विस्तार में जानने में लोगों को रुचि नहीं होगी जानने की। तो फिर हमने काम शुरू किया इस तरह से। तो ये आपातकाल की बड़ी कठिन लड़ाई थी। उस समय कहाँ रहना है, क्या खाना है, कोई अपने घर में जगह नहीं देना चाहता था, बड़ी कठिन समय था। तो उस समय मैंने आपातकाल के विरोध में ये काम किया। और एक और जिम्मा मेरे पास आया कि जब जयप्रकाश जी के नेतृत्व में तय हो गया कि जितने दल हैं 4 जो आंदोलन में लगे हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, भारतीय लोक दल है, संगठन कांग्रेस है, इन चारों को मिलाकर एक दल बनाया जाए। तो एक दत्तोपंत ठेंगड़ी हुआ करते थे जो भारतीय मजदूर संघ के बड़े चिंतक थे, उन्होंने एक संविधान बना कर दिया था। इस संविधान की प्रति सभी राजनीतिक दलों को, महत्वपूर्ण लोगों को उपलब्ध करानी थी, उनका कमेंट लेना था। ये काम भी मेरे जिम्मे आया, मैं घूम कर करता रहा। इस बीच में तय हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत कार्यकर्ता जेल चले गए हैं, इसलिए संघ की तरफ से जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर से शुरू होगा और 26 जनवरी तक चलेगा। अब पटना में इसकी व्यवस्था का काम मुझे मिला। इस बीच में मुझे पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो भारत सरकार का है, उसमें ऑडिटर की नौकरी के लिए मैंने बहुत पहले अप्लाई किया था। आ गया कि आपका चयन हो गया है। तो मैंने गोविंद जी से बात किया कि मेरी तो नौकरी के लिए आ गया है। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम जाओ उस ऑफिस में, उनके जो शीर्ष अफसर होंगे उनसे कहना कि भाई मैं अभी मेरी कुछ व्यवस्था है, अब आप मुझे 26 जनवरी के बाद नौकरी ज्वाइन करने की अनुमति दीजिए, तब तो मैं नौकरी करूँगा, और नहीं तो फिर मैं नौकरी नहीं करूँगा। और भले आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है, 1 फरवरी से आप काम शुरू करना करिएगा। तो फिर हम लोग संघ के आंदोलन में लगे। 1 फरवरी के बाद मैंने वो नौकरी भी ज्वाइन की। इमरजेंसी में वहीं रहकर मैं लोकवाणी का भी काम करता था। उस ऑफिस पर रेड हुआ, लोग पकड़े गए, बहुत सारी बातें हुई। तो ये बड़ी भूमिगत जो हम लोगों का काम था, ये बहुत कठिन था। और उस समय देश में 2 राज्य ऐसे थे जहाँ गैर कांग्रेसी सरकारें थीं। एक गुजरात था जहाँ जनता सरकार थी, श्री बाबू भाई पटेल मुख्यमंत्री थे, और एक तमिलनाडु था जहाँ करुणानिधि जी मुख्यमंत्री थे। तो जो राष्ट्रीय स्तर की बैठकें होती थी इन्हीं 2 राज्यों में होती थी। अब हम लोग को छुप छुपा कर इन राज्यों में पहुंच जाना होता था। वहाँ चले गए तो कोई गिरफ्तारी और किसी तरह का डर नहीं रहता था। तो मुझे लगा कि कम से कम 4 बार मुझे जाने का मौका मिला। 3 बार गुजरात, 1 बार तमिलनाडु। तो वहाँ हम लोग इस तरह से काम करते थे। तो बाद में इंदिरा गांधी जी ने अनाउंस कर दिया इलेक्शन, जनता पार्टी बन गई, जनता पार्टी चुनाव लड़ी। कोई बहुत लोग इस मत के नहीं थे कि चुनाव लड़ा जाए, इमरजेंसी है, इंदिरा गांधी सबका वोट दिलवा देगी, सबको पकड़ लेगी। मगर जनता तैयार थी, खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। और तब से मेरा जनता युवा मोर्चा का सिलसिला चला। 3-4 साल काम किया मैंने। तो राजनीति में आने का ही एक संयोग था। मैं मानता हूँ कि मैं राजनीति में हूँ, एक संयोग बस है। तो एक ऐसी शक्ति है जो मेरे लिए राजनीति में योजना बना देती है कि मैं राजनीति में जाऊँ। इसलिए मैं राजनीति में किसी भी आग्रह के कारण से या किसी लोभ के कारण से या नाम हो जाए इस कारण से मैं नहीं हूँ। मैं हूँ, बस हूँ। और अब तो बहुत दिन हो गया, अब तो हम लोगों का उम्र का तकाजा भी है। नहीं, कोई अदृश्य शक्ति तो है, क्योंकि वही अदृश्य शक्ति आपको एक ताकत देती है कि आप 1994 में चारा घोटाला की परतें खोलते हैं।
1996 में PIL खेल डालते हैं। क्या उस वक्त क्या दिमाग में था आपके? देखिए, लालू जी हम लोग के अच्छे मित्र हुआ करते थे, क्योंकि JP आंदोलन में भी लालू जी बड़े नेता थे, उसमें छात्र संघ के अध्यक्ष थे, हम लोग सामान्य कार्यकर्ता थे। और आज भी लालू जी बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार भी उस समय इमर्ज कर रहे थे। नीतीश कुमार के साथ स्थिति ये बनी कि 1977 में जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ अधिकांश वो जीत गए। नीतीश कुमार जी नहीं जीत सके 1977 में। 1980 में भी चुनाव हुआ विधानसभा का, तो नीतीश जी नहीं जीत सके। 1985 में जीत कर आए लोकदल से। तो जो ये हम लोग साथ साथ काम करते थे, इसलिए सब में अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, सबके गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं, सब एक दूसरे का हम लोग जानते थे। लालू जी एक बेपरवाह किस्म के व्यक्ति थे, दोस्त परस्त थे, ये उनका गुण था। दोस्त परस्त थे? दोस्त परस्त थे, मैंने जो उनका मित्र है। हाँ। क्योंकि जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। कर्पूरी ठाकुर जी का देहांत हो गया, लालू जी विपक्ष के नेता बने। उसके बाद चुनाव हुआ 1990 के मार्च में। जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत तो नहीं था, पर जनता पार्टी, भाजपा और कुछ निर्दलीय मिलाकर पूर्ण बहुमत हुआ। तो उस समय VP सिंह जी थे प्रधानमंत्री। दिल्ली में तय हो गया कि श्री रामसुंदर पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाना है। रामसुंदर पासवान जी 1989 में भी एक बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। ये खबर आ गया, अखबारों में आ गया, सब्जे आ गया। अब हम लोगों के मन में लगता था कि भाई बिहार आंदोलन का कोई नेता हो जाए अच्छा रहता। उसमें लालू जी ही एक थे। शरद यादव जी से बात हुई कि भैया आप इलेक्शन करा दीजिए, नॉमिनेशन नहीं हो। शरद जी ने इलेक्शन करा दिया। उस समय रामसुंदर दास जी खड़ा हुए जनता पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के नाते, लालू प्रसाद जी खड़ा हुए, और एक बीच में चंद्रशेखर जी के उम्मीदवार हो गए श्री रघुनाथ झा। तो वोटों का कुछ बंटवारा हो गया रघुनाथ झा के पक्ष में, तो लालू जी 4-5 वोट से की मेजॉरिटी से जीत गए, मुख्यमंत्री हो गए। तो मैं दोस्त परस्त इसलिए कहता हूँ कि जब वो मुख्यमंत्री हो गए तो अक्सर हम लोगों को बुलवाते थे, अरे आवा लोग, बैठा लोग, बात किया जाए। अरे मुख्यमंत्री हम का, सब मुख्यमंत्री है, सब आदमी मुख्यमंत्री है। तो बुलाते थे, बैठते थे हम लोग, अब सब होता था, सब होता था। इसलिए मैंने कहा कि दोस्त परस्त थे। और चारा घोटाला में भी जो फंसे, वो दोस्त परोस्ती और एहसानमंद होने के कारण ही फंसे, क्योंकि उनके बड़े भाई वेटनरी कॉलेज में चपरासी थे। लालू जी वेटनरी कॉलेज के उनके क्वार्टर में ही रह के पढ़ाई करते थे। तो वहाँ जो डॉक्टर लोग थे, सबसे उनका परिचय हो गया। आंदोलन में आए, उन्होंने भी इनकी मदद की। तो लालू जी ने उस परिचय को कभी भुलाया नहीं। अब उन लोगों ने ही उनसे कुछ उल्टा सीधा काम लालू जी से करा लिया। कुछ चिट्ठियाँ लिखवा ली, किसी को एक्सटेंशन देना ये करा लिया, किसी को डायरेक्टर बनाना है उसके लिए चिट्ठियाँ लिखवा ली। ये सबूत आए तो मैंने तो उस समय उनसे कहा था कि लालू जी कई काम ठीक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं उसमें पत्रकार था। और पत्रकार के नाते श्री अरुण रंजन जी भी, जिनका हाल में देहावसान हुआ, वो हमारे संपादक थे। तो उन्होंने मुझे एक अलग काम दिया और कहा कि आप हफ्ता में एक बार एक बिहार के आर्थिक स्थिति पर एक लेख लिखिए जो एडिट पेज पर छपेगा। उसके अलावे जो आप समाचार संग्रह करके लाएंगे, उस समाचार को हम लोग फर्स्ट पेज में एंकर के रूप में, यानी सबसे नीचे जो रहता है हेडलाइन, उस पर छापेंगे। मैं काम करने लगा। अब जब मैं बिहार की आर्थिक स्थिति पर काम करता था तो मैंने बजट का अध्ययन किया, मैंने योजनाओं का अध्ययन किया। जो उस समय योजना आयोग में यहाँ से दस्तावेज जाते थे, उनका अध्ययन किया। और मेरे अध्ययन करने के क्रम में मेरे सामने आ गया कि पशुपालन विभाग में अवैध निकासी हो रही है। अच्छा। जो निकासी हो रही है अवैध इसलिए है क्योंकि कोई निकासी हो जाती है तो उसको बाद में विधानसभा में ले जाकर वैध किया जाता है। अच्छा। वो नहीं हुआ था। और श्री राधानंदन झा जी उस समय हुआ करते थे, उसके पहले विधानसभा के अध्यक्ष। तो उस समय से ही कुछ
84-85 से चला आ रहा था। ये पशुपालन विभाग में कुछ निकासी हो रही है जिसका समायोजन नहीं हो रहा है। लालू जी के ध्यान में हम लोग ये बात लाए, अरे बुर्बक बढ़ लो थोड़ा, पहले पत्रकार बुद्धिजीवी का काम कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा ही चलता है ऐसे, हम देख रहे हैं सब, हमको ध्यान में है। और जो श्याम बिहारी सिन्हा किंग पिन थे, रिटायर हुए, उनको उन्होंने दोस्त परस्ती और एहसानमंदी के कारण से एक्सटेंशन दे दिया। केवल इतना ही करा, उन्होंने कहा कि आप लोग विपक्ष के नेता श्री जगन्नाथ मिश्रा जी हैं, उनसे एक चिट्ठी सिफारिशी लिखवा लीजिए, मैं दे दूंगा। जगन्नाथ मिश्रा जी ने चिट्ठी लिख दिया, इन्होंने एक्सटेंशन दे दिया, दोनों ही फंस गए उस मामले में। तो इस तरह से लालू जी जिस समय आए उस समय उनको पता नहीं था कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, क्योंकि मैंने इस बात को कई जगह उठाया और मैंने 1994 में ही भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हो गया आडवाणी जी के निर्देश पर, तो मैं भाजपा के महामंत्री के नाते 11 अक्टूबर 1994 को जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मुझसे कहा गया था कि आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज करिए। मैंने 44 बिंदुओं का आरोप पत्र लालू जी की सरकार के खिलाफ में दिया था। उस समय तक स्थिति ये थी कि लालू प्रसाद जी की सरकार के खिलाफ कोई एक आरोप नहीं लगाता था, और गरीब घर का बेटा है, गरीबों की सेवा कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर, ये धारणा थी। मुझसे कहा भाजपा के नेताओं ने, तो मैंने कहा कि मुझे जानकारी है, मैं आरोप पत्र बना दूंगा। आज भी आरोप पत्र है, कई जगह छपा है 44 बिंदुओं का आरोप पत्र। उसमें 9 बिंदु ऐसे थे जिसमें पशुपालन विभाग में घोटाला और खजाना से अवैध निकासी हो रही है। मैं जिससे भी चर्चा करता था, रामकृपाल सिंह वित्त राज्य मंत्री सतत में रहे थे, वो मुझसे कहते थे कि साहब संभव ही नहीं है, विधानसभा है, विधानसभा की लोक लेखा समिति है, CAG है, ये सब के रहते सरकारी खजाना से अवैध निकासी नहीं हो सकती है। मैं कहता था हो रही है। 94 में मैंने घोषणा किया, और जब 96 में CAG की रिपोर्ट आई तो मैंने जो कहा था वो अक्षरशः साबित हो गया। हमारे एक मित्र हुआ करते थे, नवार्ड टाइम्स में वो काम करते थे, सुकांत नागार्जुन, वो नागार्जुन जी के सुपुत्र थे, मेरे अच्छे मित्र थे। उन्होंने मुझे बताया कि आप जिन बिंदुओं को उठा रहे थे सब CAG ने 1996 की रिपोर्ट में दे दिया। उसको लेकर मैं कई वकीलों के पास गया, रविशंकर प्रसाद जी, उनके पिता ठाकुर प्रसाद जी बड़े वकील थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये केस मुकदमा नहीं हो सकता है इस मामले में, क्योंकि लोक लेखा समिति में विचार होता है, CAG के प्रतिवेदन पर हाईकोर्ट नहीं विचार करेगा। तब मैंने उसमें VS दुबे वित्त सचिव थे, मैंने उनको पत्र लिखा और VS दुबे ने अध्ययन कर लिया था। उन्होंने निर्देश दिया कि जितने ट्रेजरी हैं सब में छापामारी करिए, DC को कहा, और छापामारी हुई। और अमित खरे थे DC उस समय चाईबासा में, वहाँ बहुत बड़ा घोटाला निकला। तो वित्त सचिव VS दुबे के निर्देश पर ये सारी चीज़ें हुई, घोटाला सामने आ गया। तब भी लालू जी को इसी गंभीरता का अंदाजा नहीं था, क्योंकि मुकुंद प्रसाद उनके OSD हुआ करते थे। खुद उनको बताया अमित खरे जी ने कि ऐसा ऐसा हुआ है, और लालू को बताया, क्योंकि 26 जनवरी को लालू जी रांची गए थे झंडोत्तोलन के लिए। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री उस समय पटना में झंडोत्तोलन करते थे और राज्यपाल रांची में करते थे, और 26 जनवरी को राज्यपाल पटना में झंडोत्तोलन करते थे और मुख्यमंत्री रांची में करते थे। तो वहाँ उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा ट्रेजरी में छापेमारी हुए। अरे छोड़ो, ऐसे होगा, सब हो जाएगा, अरे मुकुंद बाबू सब आप लोग संभाल लीजिए। वो चले गए, क्योंकि उस समय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था, उसके उम्मीदवार थे। नहीं उम्मीदवार बने तो बाद में तोड़ के वो राष्ट्रीय जनता दल बना दिए, जो आज तक चल रहा है। तो लालू प्रसाद को इसी गंभीरता का अंदाजा बाद में हुआ। तो उन्होंने 5 बड़े सीनियर अफसरों की एक समिति बनाई। उन्होंने बड़ी विरोध किया इसका कि ये लिपापोती के लिए हो रही है, और बाद में वो सारे के सारे अफसर भी पशुपालन घोटाले में जेल गए। और तब मैंने भाजपा के नेताओं से कहा कि इसको हम लोग चाहते हैं PIL करना। सुशील मोदी जी को मैंने अपने साथ लिया उस समय, क्योंकि उस समय भाजपा के नेताओं ने कहा कि आप अकेले सब कर रहे हैं, किसी एक और को रख लीजिए। तो सुशील मोदी जी की विशेषता थी कि वो उस समय उपनेता थे विधानसभा में, और
जो चिट्ठियाँ आती थी निकलती थी अखबारी कतरने थे बड़ी सहेज कर रखते थे। तो उनसे मिला, मैंने कहा कि चलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस तरह से PIL उसमें हुआ। और PIL में बड़े बड़े वकील थे जिनको लोग कहते थे इनको रखिए उनको रखिए। हमने नेताओं से कहा कि देखिए ये जो मामला है कोई संवैधानिक नियम कानून का मामला नहीं है, ये तथ्य आधारित है। हम लोग फैक्ट देंगे और रविशंकर जी जो हैं ना, ये नए वकील उस समय निकले थे, ये अच्छे बोलते हैं और ये लोग हाई कोर्ट के सामने रखेंगे। वही हुआ, रविशंकर तब हमारे वकील बने। अच्छा। और हम लोगों ने PIL किया और तब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। चारा घोटाला पे ये पहली PIL थी और पहला PIL का पहला PIL हम लोगों ने किया। हाँ। उसके साथ ही एक हम लोग 4-5 दिन वेट किए क्योंकि गोविंदाचार्य का ये कहना था कि इसमें समता पार्टी को भी रखना चाहिए, तो नीतीश कुमार जी को भी आप लोग रखिए एक पिटिशनर के नाते। नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं मैं नहीं रहूँगा, शिवानंद भाई को रखिए, शिवानंद तिवारी जी को। तो शिवानंद तिवारी जी ने भी पिटिशनर के नाते PIL पर हस्ताक्षर किया। हम लोग तीनों फाइल किए पिटिशनर के नाते। अब ये चारा घोटाला वाले क्या करते थे ना कि ये बड़ी शुरू से करते थे क्या कि जब भी कोई मामला सीरियसली उठता था तो रांची के हाई कोर्ट बेंच में एक पिटीशन दे देते थे, PIL फाइल कर देते थे। कोई सबूत नहीं दे देते, PIL खारिज हो जाता था। तो इस बार भी उन लोगों ने रांची के हाई कोर्ट के बेंच में हम लोगों का जैसे ही फाइल हुआ पटना में, उन्होंने एक PIL वहाँ भी करा दिया। तो हम लोग को लगा कि फिर ये वही कराएंगे सब, फिर हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तब ललन सिंह जी हैं, विष्णु पटेल हैं, ये लोग सब लोग मिलकर तय हुआ कि हम लोग रांची हाई कोर्ट बेंच में एक अलग PIL फाइल करें। तो वहाँ एक अलग PIL फाइल किया। भाजपा की तरफ से भी वहाँ बाबूलाल मरांडी को उसमें पिटिशनर बना के एक और PIL फाइल हुआ वहाँ। और हम लोग का ही प्रयास हुआ कि हम लोग रांची की जो हाई कोर्ट की बेंच है उसको ये कहें कि पटना में हम लोगों ने एक पिटिशन फाइल किया है, इसलिए इस पिटिशन को आप भेज दीजिए, सब पर एक साथ पटना में विचार हो, जो मुख्य बेंच है उसमें। और उसमें अग्रवाल साहब थे वहाँ जस्टिस, उन्होंने हम लोगों की बात से कन्विंस होके और उस मामले को भेज दिया यहाँ। ये सब एक साथ आ गए, नहीं तो फिर जो चाल चले थे पशुपालन घोटालाबाज फिर सफल हो जाते। तो दो पिटीशन मुख्य रूप से थे, एक हम लोगों का था, मैं सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी और एक भाजपा के महामंत्री थे जसोदानंद सिंह, और दूसरा ललन सिंह विष्णु पटेल, इन लोगों का मामला था। तो ये दोनों पिटीशन साइड बाई साइड चले। हम लोगों की तरफ से वकील थे रविशंकर प्रसाद और समता पार्टी की तरफ से वकील थे PK शाही, जो आज की डेट में एडवोकेट जनरल हैं बिहार सरकार में। तो इन दोनों उसमें दोनों ही नौजवान थे। दो नवयुवक वकीलों ने ही इस मामले में ऐसी बहस की कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया इसकी CBI जांच का, और सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बहाल रखा। अब देखिए कई बार होता है कि अदृश्य शक्तियाँ कुछ कराती हैं जी। तो उस समय लालू बिहार सरकार के जो वकील थे नरीमन साहब सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हाई कोर्ट का निर्णय बहाल रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो क्लाइंट हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए ये प्रभावित हो जाएगी जांच CBI की। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करे। तब लालू प्रसाद जी के एडवोकेट नरीमन के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, न्यायपालिका इस जांच की मॉनिटरिंग करेगी। उन्होंने आदेश दिया कि जिस बेंच में सुनवाई हो रही थी पटना में, वही बेंच इसके मॉनिटरिंग करेगी। तो लालू जी ने तो अपने पक्ष में इसको कराया था फैसला, मगर बाद में ये फैसला उनके ही खिलाफ चला गया, क्योंकि कोर्ट मॉनिटर करना था तो वहाँ भी वो कुछ करा नहीं पाते थे। तो यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आना जाना हुआ। फिर राज्य का बंटवारा हुआ। राज्य का बंटवारा हुआ तो लालू जी चाहते थे कि सारे केस पटना रह जाएं, मैक्सिमम केस पटना में फाइल हुए थे। और हम लोगों का ये कहना था कि जो जितने केस है पशुपालन घोटाला की, सबका FIR फाइल हुआ है झारखंड में अधिकांश का, 2 छोड़कर।
तो इसलिए इसकी सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में होनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, बहुत बहस हुई, शानदार जजमेंट हुआ इसमें, और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जिसका जहां एफआईआर हुआ है उसी राज्य में का हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। तब इसकी सुनवाई हुई तो बहुत सारी घटनाएं होते जाते रहीं। इसलिए उस समय का सबसे बड़ा घोटाला था पशुपालन घोटाला जी। उसके पहले का बड़ा घोटाला बोफर्स घोटाला था। अब तो 2000 के बाद इतने घोटाले हो गए हैं कि सब घोटाले की कोई अहमियत ही नहीं रही। अब तो 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि लालू प्रसाद हम लोग के मित्र थे, विपक्ष के नाते हम लोगों ने इस मामले को उठाया, सब गए। लालू प्रसाद जी के प्रति मन में हम लोगों की कोई रंजिश नहीं है, लालू जी के मन में भी हम लोग के लिए व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। हम लोगों के संबंध के कारण से जब लालू जी 2013 में रांची में पहली बार पशुपालन घोटाले केस में गिरफ्तार हुए, होटवार जेल में गए, तो मैं तो 1 सप्ताह के बाद जेल में उनसे मिलने गया। इस नाते कि मैं मित्रता हम लोग की रही है, मैं रांची रहता हूँ, एक मित्र हैं, गलत काम किया हुआ जेल में गए हैं तो कर्टसी के नाते जाना चाहिए। सबों ने मना किया मगर मैं तो गया, वहाँ मिला। और जब मैं 2019 के चुनाव में खड़ा था, बड़ी चुनौती थी, तो उस समय लालू जी ने मुझे फ़ोन किया, खड़ा हो गया बड़ा चुनाव में, हमार समर्थन बा, हम सब कह दिल बानी, कौन आरजेडी वाला इन्होंने करे तो हमारा खाली फ़ोन दिया नंबर, हम टाइट कर देव सबके। और मैं चुनाव में जहाँ जाता था, ग्वाला टोली में, ग्वाला बस्ती में, वहाँ लोग पहले से अरे आवे की ज़रूरत नहीं है, साहब के फ़ोन आ गई बा पहले से। तो इस तरह से हम लोग में कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं है। मेरा सबके साथ भी यही है। लड़ाई राजनीतिक थी, उस प्लेटफॉर्म पर लड़े हम लोग, ना उन्होंने, लालू जी ने मेरा कोई व्यक्तिगत नुकसान करने का कोई प्रयास नहीं किया, किसी का नहीं किया प्रयास उन्होंने। तो स्थिति ऐसी चलती रही है। एक कार्य संस्कृति थी राजनीति उस समय में, अब वो कार्य संस्कृति बदल गई है। अब तो एक आवाज़ उठाइए तो मेरे खिलाफ भी ही 6 FIR हो गए हैं। मधुगढ़ का मामला उठाया मैंने, उसमें मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ। तो जो मुकदमा मैं यहाँ उठाता हूँ मामला भ्रष्टाचार का, तो लोग सबसे पहले मेरे ऊपर ही एक मुकदमा कराते हैं। कल भी एक मुकदमा में मैं हाजिर हुआ था कोर्ट में। तो पहले की जो कार्य संस्कृति थी स्तरीय थी, लड़ाई राजनीतिक होती थी, व्यक्तिगत नहीं। और अब की जो कार्य संस्कृति है उसमें मामला उठाइए भ्रष्टाचार का तो लोग मान लेते हैं कि हमारे खिलाफ व्यक्तिगत लड़ाई कर रहे हैं, ये क्या ज़रूरत है इनको बोलने की। तो ये अंतर हो गया है राजनीति की परिस्थिति में। क्या लगता है कि जब आप राजनीति में थे और राजनीति में आप जब PIL और कोर्ट और लोगों को या सरकार की कुर्सियों को हिला रहे थे, तब कभी आपको मन में डर नहीं लगा? नहीं, मन में डर नहीं लगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग कभी कभी कहते थे, उसमें तो मेरे पास एक स्कूटर था, DES 1409 नंबर था उसका। डॉक्टर अमित मित्रा हमारे मित्र थे दिल्ली में, उनका स्कूटर मैंने सेकेंड हैंड खरीद लिया था, जो बाद में बंगाल में बहुत दिनों तक ममता बनर्जी की सरकार में वित्त मंत्री रहे। अविश्वास के कारण से उन्होंने दायित्व नहीं लिया है। तो स्कूटर था, मैं घूमता था। IB के लोग कहते थे बीजेपी के नेताओं को कि इनको गाड़ी दे दीजिए, गाड़ी में घूमें, खतरा हो सकता है, ये हो सकता है। और मुझे भरोसा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं तो बराबर उससे ही चलता था, रहता था। हम लोग अपना काम करते थे और मुझे कहीं कोई अंदर से भय नहीं महसूस हुआ, कभी भी भय नहीं महसूस होता है। तो मधु कोड़ा वाला भी मसला थोड़ा बताएंगे, आपकी ही वजह से उन पे भी कुछ केस हुआ? देखिए, मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री बन गए, हुआ उस समय क्या था कि भारत सरकार ने 2003 में अपनी खनन नीति में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया। पहले क्या था कि लॉ वाइज खनन आदि में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है भारत सरकार की, MMTC है, मेटल्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, तो वही माइनिंग करता था, वही उसकी मार्केटिंग करता था। 2003 में भारत सरकार ने इसमें प्राइवेट प्लेयर को भी जगह दे दिया कि अब माइनिंग प्राइवेट प्लेयर भी करेंगे। उसी समय चीन में ओलंपिक होने वाला था 2007 में, तो उसके लिए आयरन की डिमांड बहुत बढ़ गई, आयरन ओर की। तो लाइन लग गई झारखंड में आयरन ओर का लीज लेने के लिए।
हम लोग देखते थे अर्जुन मुंडा जी के समय में गलत निर्णय हो गया था, मुख्यमंत्री थे, तो जब पता चला तो उन्होंने उस निर्णय को दिल्ली से वापस मंगाया, फाइल मंगाया उन्होंने, अर्जुन मुंडा जी ने। तो जब प्राइवेट प्लेयर आ गए तो एक माफिया गिरोह जैसा हो गया। मधु कोड़ा मुख्यमंत्री हो गए तो इनको लोगों ने पकड़ लिया, और खास करके सारंडा के जंगल में ही आयरन ओर ज़्यादा है। इतने आवेदन आए, किसी का कंघी का दुकान है, किसी का मोजा का दुकान है, कोई कपड़ा का व्यवसायी है, कोई साइकिल का व्यवसायी है, सबके सब आ गए लीज लेने के लिए, आवेदन दे दिया इन लोगों ने। और हमने जोड़ा उस समय तो सारंडा का जितना क्षेत्रफल है उससे अधिक क्षेत्रफल हो गया जो आवेदन लीज का दिया था, अगर सबको लीज मिल जाता। तो उसमें मैंने मधु कोड़ा जी को लिखा था, 2-3 बार पत्र लिखा। वो पत्र मेरी पुस्तक में छपा भी है, क्योंकि मधु कोड़ा बड़ी प्रिय हम लोगों के थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, निश्चल थे और बड़ी प्यारे व्यक्ति थे। हम लोगों का एक उनके प्रति लगाव भी था। तो मैंने उनसे कहा भी, उनको लिखा भी कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, मत करिए ऐसा, मगर नहीं माने और वो करते गए। उसके कारण से स्थिति उत्पन्न हो गई। तो जब ये मामला भ्रष्टाचार का आया तो PIL पहले झारखंड एगेंस्ट करप्शन ने किया, मैंने उसमें हस्तक्षेप याचिका की। राजीव कुमार जी मेन पिटिशनर थे। तो ये बात गई हाई कोर्ट में, फिर मामले की जांच हुई तो उस समय तो तैर रही थी अनियमितताएं, ये सभी पकड़े गए। तो मैंने लालू जी को भी बताया था, मधु कोड़ा जी को भी कहा था ये ठीक नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा नहीं कि लालू प्रसाद जी या मधु कोड़ा जी मेरे ही कारण जेल गए, कई शक्तियां लगी थी उसमें, एक मेरा भी हाथ था उसमें। तो मेरे पास प्रमाण थे, सबूत थे, मैं मुहैया कराता था सबको। तो इस तरह से मधु कोड़ा जी जेल गए। तो न लालू जी का जेल जाना अच्छा लगा, न मधु कोड़ा का जेल जाना अच्छा लगा व्यक्तिगत समूह के कारण से। मगर जैसी करनी वैसी भरनी, इन लोगों ने जो किया था उसके कारण से इनके खिलाफ ये सारी कार्रवाइयाँ हुई। और रघुवर दास जी को भी मैं चेताता था, बताता था, इसलिए मैंने एक बयान अंत में दिया था उस समय कि ऐसा नहीं कि कोई तीसरा मुख्यमंत्री मेरे कारण से जेल जाया, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो। तो स्थितियाँ ऐसे ही रहीं। उससे रघुवर दास जी की सरकार में भी जो भ्रष्टाचार हुए, मेरी 2-3 पुस्तकें हैं, मैं लेकिन 3 CM तो ऑलरेडी जेल गए, लालू जी, जगन्नाथ मिश्र। और जगन्नाथ जी तो चूँकि उन्होंने पैरवी किया था और मुख्यमंत्री थे कुछ दिन के लिए, तो उस समय भी उन्होंने कुछ गलतियां कर दी थी, इसलिए जेल गए। और ये चौथे होते तो अब जांच हो जाए तो ये चौथे हो जाएंगे। मगर अच्छा। विडम्बना है कि हेमंत सोरेन जी की सरकार जांच नहीं करा रही है, उसकी कार्रवाई नहीं करी। मैंने पुस्तकें लिखी हैं, एक लम्हों की खता है, आपको मैं दे दूंगा, एक रहबर की राहजनी, आयरन ओर पर है बिल्कुल, किस तरह से इस समय में अनियमितताएं हुई। आपने लेकिन जिक्र किया कि रघुवर दास के साथ आपकी टकराव शुरू हो गई थी 1-1.5 साल पहले से 18 में। देखिए, रघुवर दास से मेरा मतभेद शुरू हुआ 2006-07 में। अच्छा। क्योंकि ये जो मेनहाट को मिला था काम रांची के सीवरेज ड्रेनेज का DPR बनाने के लिए जी, तो कांग्रेस के लोगों ने, बालमूची जी ने विधानसभा में मामला उठाया था कि इसमें बहुत अनियमितता हुई है। तो नामधारी जी, इंदर सिंह नामधारी जी उसमें लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक विशेष समिति बना दिया। उसका संयोजक जांच समिति का मुझे बनाया। तो मैंने कागज पत्र देखा, सब देखा। अब इन लोगों को उम्मीद थी कि मैं लीपापोती करूंगा, कांग्रेस ने उठाया मामला। मैंने नामधारी जी को कहा कि नामधारी जी, आपने मुझे बनाया है तो जो तथ्य है मैं सब तथ्य आपके सामने रख दूंगा, मैं उसमें कहीं कोई बेईमानी नहीं करूंगा। उसमें साफ हो गया कि किस तरह से मेनहाट को काम देने के लिए, टेंडर देने के लिए कितने पापड़ बेले गए हैं, और विधानसभा पटल से लेके सरकार के विभाग तक में अनियमितताओं को छुपाया गया है, विधानसभा से झूठ बोला गया है। मैंने सारी रिपोर्ट दे दिया उस समय। अब रघुवर दास जी को बुरा लगा, क्योंकि रघुवर दास जी ने खुद ही 2 चिट्ठियाँ लिखी थी नामधारी जी के जाने के बाद। जब मुंडा जी की सरकार चली गई,
आलम साहब जब विधानसभा के अध्यक्ष हो गए और मेरी समिति जांच कर रही थी, तो उन्होंने 2 चिट्ठी लिखा कि समिति को अधिकार नहीं है जांच करने का। अच्छा। तो मैंने तो सारा तथ्य रख दिया, दे दिया, और उसमें राजबाला वर्मा से लेकर सारे लोगों की भूमिका अंत में सामने आई। ये बड़ा मामला है, किताब पढ़ लीजिएगा तो पता हो जाएगा। तो उस समय से ही उनकी कटुता मेरे प्रति बढ़ गई, क्योंकि होता है कि आप पार्टी के हैं तो पार्टी के किसी मंत्री ने गलत काम किया है तो आप उसको बचाव करेंगे, लेबापोती करेंगे। मैंने कहा कि मैं अपने जमीन से समझौता नहीं करूंगा, जो सही रिपोर्ट है मैं सही प्रतिवेदन दे दूंगा। अब ये हुआ, मगर 2013 में फिर एक दिन मुझे निशिकांत दुबे जी ने फ़ोन किया। दिल्ली में कार्यक्रम था, बोले कि आप दिल्ली आए हैं, रघुवर दास जी आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपको इतराज़ नहीं हो तो आप लोग मेरे यहाँ आ जाइए, बात करेंगे। मैंने कहा मुझे कोई इतराज़ नहीं है। निशिकांत दुबे जी के यहाँ गए हम लोग, 3 ही व्यक्ति थे, मैं, निशिकांत दुबे जी, रघुवर दास जी। रघुवर दास जी ने प्रस्ताव रखा कि देखिए अब तक जो हो चुका हम लोगों के बीच में मतभेद, अब से हम लोग साथ मिलकर काम करें। मैंने कहा मेरे तरफ से आपके इस विचार का स्वागत है, साथ मिलकर करेंगे हम लोग काम, कोई शर्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने 2013 में साथ मिलकर काम करना शुरू किया, निशिकांत जी गवाह हैं उसके। अब जब 2014 का चुनाव हो गया और सरकार बन गई, तो सरकार बनने के बाद इन्होंने सबसे पहले काम मुझे ही किनारे करने का शुरू किया। मंत्री नहीं बनाएंगे, नहीं रखेंगे। मुझे लगा विचित्र आदमी है भाई ये। तो मैं तो सब उदाहरण के साथ आपको कह रहा हूँ। अब स्थिति है तो अब अपनी सरकार उन्होंने जो किया, गलत काम का मैंने विरोध किया, तलखी बढ़ती गई। तो ये इसी कारण से है जो मैंने मैनहाट पर अपना प्रतिवेदन दिया विधानसभा समिति की तरफ से वो, और फिर उनके सरकार में रहकर मैंने गलत काम होने पर आवाज़ उठाई मंत्रिमंडल में। वो ये 2 कारण बने। अब इसको वो काफ़ी ऊंचाई तक ले गए, और मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता जैसा चाहता था कि आप मुझसे कह दीजिए कि आप मुझे टिकट नहीं देंगे, मैं अलग हो जाऊंगा, राजनीति से अलग होकर काम करूंगा। कहावत है ना कि बहुत सारे गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो उसी तरह से राजनीति के अलावे राजनीति के बाहर मेरे लिए बहुत सारे काम हैं जिनको मैं राजनीति में रहकर भी करता हूँ। बाहर रहूँगा तो उन कामों को करूँगा, उनमें मेरा मन लगता है। अभी मेरा सारंडा पर पिटीशन है। आज सारंडा को सेंचुरी बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। 2012 में मैंने सारंडा में जो माइनिंग हो रही है उसके खिलाफ में मैंने पिटीशन दिया है, हाईकोर्ट के निर्णय है। हाल में भी 15 दिन पहले हाईकोर्ट ने इस PIL को निष्पादित किया कहकर कि जब इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है कि आप सारंडा के 57,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सेंचुरी बनाइए, तब अभी की सुनवाई करने का हाईकोर्ट में कोई औचित्य नहीं है। तो मेरा तो पर्यावरण के मामले में, प्रदूषण के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में ये मामले चलते रहते हैं। इसलिए मैं राजनीति में रहूं न रहूं, मेरी सक्रियता हमेशा ही इन मुद्दों के बारे में बरकरार रहेगी। मोमेंटम झारखंड पे भी आप सवाल उठाए थे। मैंने उठाया था। क्या सबूत थे इसका? सबूत की बात नहीं है। देखिए, कोई भी आप सरकार में हैं तो एक निरंतरता होती है सरकार में। झारखंड में 2000 से जो चल रहा है उसको एक झटके में आप चाहिए कि हम बदल देंगे, नहीं संभव है। तो मोमेंटम झारखंड की नीयत सही थी, नीति सही थी। नीयत में खोट था क्योंकि वो आत्म प्रचार की नीयत थी उसमें। और जिस तरह से उसमें आए, जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट का काम हुआ, मैंने बड़ा सवाल उठाया था। स्किल डेवलपमेंट में जितनों को रोज़गार देने की बात कही गई, मैंने कहा कि फर्जीवाड़ा हुआ है। मैंने कहा था कि मोमेंटम झारखंड में जितने लोग निवेश करने के लिए आज सहमत हो रहे हैं, इसमें से मुश्किल से 1% लोग भी आगे नहीं आएंगे। क्योंकि हम लोग का अनुभव था, लालू जी मुख्यमंत्री हो गए थे तो जापान कहाँ गए थे घूमने के लिए। उस मेरी चिट्ठी उसमें भी अखबार में मैंने कहा था कि बेकारी कसरत है, एक बार कोई मुख्यमंत्री कहीं चला जाए और एक बार उद्योगपतियों को आप बुला लीजिए, इससे औद्योगिकरण नहीं होता है। जो यहाँ उद्योग काम कर रहा है, टाटा स्टील लंबे समय से काम कर रहा है, बहुत सारे उद्योग हैं विपरीत परिस्थितियों में भी झारखंड में लंबे समय से काम कर रहे हैं, छोटे मझोले बड़े। यही आपके एम्बेसडर हो सकते हैं
बाहर में औद्योगिक नीति का प्रचार प्रसार करने में। क्योंकि कोई उद्योगपति यहाँ पैसा लगाएगा तो सबसे पहले इनसे पूछेगा तुम्हारा अनुभव क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है। आप केवल औद्योगिक नीति बनाकर लंबा चौड़ा उनको आप कहिए कि आपको सहूलियत देंगे, सहायता देंगे, उससे कोई नहीं आता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ के उद्योग हैं, ये उद्योग कैसे संतुष्ट हों, आगे बढ़ें। क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, जब राज्य बना तो 2001 में झारखंड की औद्योगिक नीति बनाने की जो कमेटी थी, मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया था। अच्छा, आप अध्यक्ष मैं अध्यक्ष बना था। और मैंने उस समय कहा कि मैं काम करूंगा जब हमको पूरा स्वतंत्रता होगी। पशुपति नाथ सिंह जी उद्योग मंत्री थे। तो मैंने तो उस समय टाटा स्टील से लेकर और कुटीर उद्योग तक का अलग अलग मैंने बैठकें की, और हम लोगों ने मुश्किल से 1.5 महीने में औद्योगिक नीति तैयार करके सरकार को सौंप दिया। और उस समय सभी के सभी लोग संतुष्ट थे। तो मेरा ही कहना था कि ऐसे लोगों को अवसर यहाँ प्राथमिकता के साथ मिलना चाहिए। जो इनसे आपने वादा किया है वो वादा पूरा नहीं होगा, इनको सुविधा नहीं आप मुहैया कराइएगा, इनका कानूनी संरक्षण नहीं दीजिएगा, इनके उत्पादित माल के लिए बाहर में बाज़ार नहीं खोजिएगा, और कहिए कि बाहर से लोग आ जाएं तो नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और वही हुआ, कोई नहीं आया, मुझसे एक आध लोग आए तो आए। तो मैं औद्योगिक नीति के बनाने के समय में मेरा जो अनुभव हुआ, सभी बड़े घरानों से लेके और कुटीर उद्योग तक का मैंने मीटिंग किया, अलग अलग समितियां अलग अलग बनाई। ये हुआ था, उसी अनुभव के आधार पर मैंने कहा था कि मोमेंटम झारखंड ये केवल दिखावा हो जाएगा, प्रचार का साधन हो जाएगा, इसके अलावा इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको अंदेशा था कि 2019 में बीजेपी की इतनी बड़ी और करारी हार होगी? नहीं, मुझे नहीं था अंदेशा, मुझे अंदेशा नहीं था। मगर जनता, देखिए, हम लोग जिस स्तर पर विचार करते हैं अलग स्तर है, उसके बाद नीचे जो जनता का स्तर है ना, हमारी आपकी सभी गतिविधियों को जनता वाच करती है, देखती है कि क्या कर रहे हैं लोग। मुझे ही टिकट नहीं मिला, बड़ा असंतोष हुआ लोगों में। अब हम लोगों के साथी थे सुरेश महतो, उनके साथ रघुवर दास जी ने अहंकार में आके समझौता तोड़ दिया। तो इन चीज़ों का गलत संदेश गया। और हेमंत सोरेन के साथ क्या था कि हेमंत सोरेन जी जब 2013 में मुख्यमंत्री हुए तो 2 साल उन्होंने सरकार बढ़िया से चलाया था। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी गलती नहीं हुई थी। तो हेमंत के बारे में भी एक लोगों में छवि बन गई थी और उनके पक्ष में गई थी। इसलिए जब नतीजे आने लगे चुनाव के बीच में, मैंने तो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25 के बीच सीटें आएंगी। क्योंकि मेरा सेकेंड में चुनाव था। उसके बाद मुझे जहाँ कहा गया, हेमंत सोरेन जी ने कहा कि मैं दुमका से भी चुनाव लड़ रहा हूँ, आकर 4-5 दिन वहाँ रही है। मैं उनके लिए वहाँ गया था। उन्होंने कहा सीता सोरेन जी के क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ भी मैं गया था। लालू जी ने फ़ोन किया कि संजय यादव के क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ मैं 1-2 घंटे के लिए गया था। तो मैंने देखा माहौल उस समय, तो उस समय अंदाज़ा हो गया था। तो मैंने कहा था कि 20 से 25 सीटें आएंगी इनको। तो लोगों ने कहा था कि आप बायस्ड हैं इसलिए कह रहे हैं। 25 सीटें आई हम लोगों की, और बड़ा दुर्भाग्य हुआ उस समय। वो भी इसलिए हुआ कि इस पर भी मेरा मतभेद हुआ था रघुवर दास जी से। रघुवर दास जी ने CNT-SPT एक्ट में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया। अच्छा। कैबिनेट में एक दिन के सोन ने CNT-SPT क्या है मंत्रियों के सामने एक उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया। हम लोग पता नहीं था, हो गया प्रेजेंटेशन। जब विधानसभा बैठी तो विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन थे और मैं संसदीय कार्य मंत्री था। हेमंत सोरेन जी ने मुझसे कहा कि आपकी सरकार ने तो अध्यादेश भेज दिया ऐसा। तो मुझे बड़ी बुरा लगा कि मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ, मुझे ही पता नहीं है कि हमारी सरकार ने CNT-SPT में संशोधन के लिए अध्यादेश राज्यपाल को भेज दिया है। मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि भेजा गया है। तो कैबिनेट में सोन साहब बताए थे। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई इस समय में। और वो अध्यादेश ही सबसे बड़ा कारण बना कि सारे जो आदिवासी समूह थे एक हो गए।
उसके पहले आदिवासी समुदाय में एक बात चल रही थी कि जो आदिवासी क्रिश्चियन हो गए हैं उनकी संख्या तो 7-8% है, मगर 90% सरकारी नौकरियों में वही लोग हैं। अस्पताल उनका है, अच्छे स्कूल उनके हैं, सब हैं। तो एक हो रहा था कि भाई भाजपा की सरकार बनेगी तो गैर क्रिश्चियन जो आदिवासी हैं इन पर विशेष ध्यान देगी, ये मामला चल रहा था। मगर जैसे ही अध्यादेश आ गया सब मिलकर एक हो गए। आदिवासी अस्मिता की बात है, CNT-SPT में परिवर्तन नहीं चाहेंगे हम। और वही नतीजा हुआ कि बड़ी मेहनत से 1967-68 से जनसंघ RSS के लोगों ने एकल विद्यालय के माध्यम से, वनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से जो समर्थन जुटाया था आदिवासी क्षेत्रों में, वो रघुवर दास जी की सरकार के एक अध्यादेश के कारण से वो अलग हो गया। और आज तक कितना भी कवायद कर ले भाजपा, आदिवासी समूह में इनके प्रति आज भी रुझान नहीं है। मैं हमेशा से इसका कायल रहा हूँ कि आदिवासी समुदाय में जो भाजपा के आदिवासी नेता हैं उनको वहाँ जाकर काम करना चाहिए, बातें करनी चाहिए। अर्जुन मरांडी जाएँ, बाबूलाल मरांडी जी जाएँ, ये सारे के सारे लोग जाएँ। और मैंने तो एक दिन बाबूलाल जी से कहा था कि भाई देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आप काम कर रहे हैं तो जो कार्यशैली है उसमें आदिवासियों का नेता होना बड़ी मुश्किल है। आप मेरी सलाह मानिए कि आप अकेले जाइए, एक गाड़ी ले लीजिए, 2-4 लोग रहें, आदिवासी गांव में जाइए, वहाँ घूमिए, खाट पर बैठ जाइए, जो बना उस घर में खाइए। इस गांव में गए, उस गांव में गए, तीसरे गांव में गए, और अपने साथ लाव लश्कर मत ले जाइए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी या कोई नेता भाजपा का जाता है तो उसके पीछे 5-10 गाड़ियाँ रहती हैं। उन गाड़ियों में सब वही लोग रहते हैं जिनको आदिवासी पसंद नहीं करते। तो आदिवासी क्षेत्रों में आप इनको छोड़ कर जाइए। बाबूलाल जी के साथ तो 97-98 भी मेरी बात होती थी, मैं प्रभारी था झारखंड का, कि कैसे आदिवासी क्षेत्रों में हम लोग अपनी पैठ बना सकते हैं। तो उसके बाद से आदिवासी क्षेत्रों से अच्छी संख्या विधायकों की होती थी। मगर ये नतीजा हो गया कि जो 14 में सरकार बनी, उस सरकार के कारण से, और मैं तो अभी भी कहते रहता हूँ, अब तो मेरे कहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं भाजपा में नहीं हूँ, कि भाजपा के जो आदिवासी नेता हैं ये अपनी पहचान आदिवासी नेता की बनाएं, न कि भाजपा नेता की बनाएं। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, अनुशासित पार्टी, और संघ का लिबास पहन के और वो करके आप जाइएगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी। आप आदिवासी आवाज़ को सही मामले में अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उठाइए, और आदिवासी समूहों को लगे कि हमारी आवाज़ को बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जी, ये सब लोग भाजपा के प्लेटफॉर्म पर उठाकर हमारे लिए नीतिगत परिवर्तन करा रहे हैं। खाली मुख्यमंत्री जी के घोषणा कर देने से कि आदिवासियों को हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये नहीं होने वाला है। और आज भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन का या RSS जैसे संगठन का आदिवासी समूहों में समर्थन प्राप्त करना झारखंड की एकता अखंडता के लिए और देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा समुदाय है, आज भी भारतीय परंपराओं में जीता है, उनके बीच में काम करिए, उनका होकर। मैं एक बात और कहता हूँ लोगों को, RSS के लोगों को भी कहता हूँ कि RSS के लोगों का एकल विद्यालय चलता है, सहायता कार्यक्रम चलता है, वनवासी कल्याण केंद्र चलता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासी क्षेत्रों में अच्छा काम करते हैं, आपकी सरकार अच्छा काम करती है, तो आदिवासी यही कहता है कि सब अच्छे आदमी हैं, ये लोग बढ़िया आदमी हैं, आपसे जुड़ता है। मगर ये कहता है कि ये अच्छा आदमी है मगर अपना आदमी नहीं है। तो आप अच्छा आदमी में बनिए, उसका अपना आदमी में बनिए, ये प्रयास करिएगा तब आदिवासी समूह में जा सकते हैं। हमारे जैसे लोग कोई आदिवासी गांव में जाके भाजपा का समर्थन थोड़ी जुटा सकेंगे। जो आदिवासी मूलवासी हैं, ये नेता उनके नेता बने और पार्टी के फोरम पर उनकी आवाज़ को उठाएं, ये बात प्रचारित हो। ऐसा नहीं कि पार्टी में बड़ी अनुशासन है, कोई उठाया, आलोचना किया, बात बाहर नहीं जाए। इस बात को तो जानबूझ के बाहर ले जाना चाहिए कि आदिवासियों के हितों की बात भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में इस तरह से उठाई गई, बहस हुई और ये लागू होगा। तो ये प्रयास करेंगे लोग तब संभव है, नहीं तो अभी जो स्थिति चल रही है उसमें भगवान भरोसे ये मुश्किल है। रघुवर दास जी ने केवल एक अध्यादेश जो कर दिया, कहा ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। बिल्कुल। तो उसी तरह से आप आदिवासी के लिए बोलते रहिए, घूमते रहिए। मुसलमान धर्मांतरण करा रहे हैं,
मैंने तो हेमंता बिस्वा शर्मा जी को कहा था कि भाई आप जो बात रांची में, गुवाहाटी में, दिल्ली में बोलते हैं कि जमाई टोला बन गया है, मुसलमान धर्मांतरण करा रहे हैं, आप जरा इसको पाकुड़ के गांव में जहाँ हो रहा है वहाँ तो जाके बोलिए, वहाँ के लोग को खड़ा करिए, वहाँ के लोग बोलेंगे, उनकी आवाज़ बाहर आएगी तो आदिवासी समूह भरोसा करेगा। आपकी हमारी बात पर नहीं भरोसा करेगा। तो हेमंता ने तो स्वीकार किया कि नहीं आप ठीक कर रहे हैं, हम पाकुड़ में ही लोगों को खड़ा कराएंगे। 2-4 उन्होंने प्रयास भी किया, और बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए भी इस बार समर्थन नहीं मिला आदिवासी मूलवासी का। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ जो तौर तरीके हैं संगठन को बढ़ाने का, उन तौर तरीकों को हम लोगों को भरोसा के आधार पर करना चाहिए, तभी भाजपा आगे बढ़ सकती है। अब तो मैं भाजपा के साथ नहीं हूँ, उनको उसको सुझाव देना भी मेरे लिए अनाधिकार चेष्टा है, इसलिए मैं तो चुप रहता हूँ, बोलता नहीं हूँ। ये बात आपसे बातचीत में मुद्दा आया तो मैंने अपने मन की बात कर दी। आदिवासियों का बड़ा नेता झारखंड में कौन है आपकी नज़र से? आज की डेट में निसंदेह सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन को हराना कितना संभव है आज की डेट में बीजेपी के लिए? ये नामुमकिन है, मुश्किल है। हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत रूप से मैं पसंद करता हूँ। 2000 में जब नीतीश कुमार जी पहली बार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे बिहार में, कांग्रेस को हटाकर, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने बात किया था, सुबह ने बात किया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरा समर्थन किया था। और नीतीश कुमार जी की तरफ से मुझे ही जिम्मेदारी थी, मैं शिबू सोरेन से और कांग्रेस के जो आदिवासी नेता हैं उन नेताओं से संपर्क करूं, बात करूं। तो उसमें सुबह शाम में 2-3 बार शिबू सोरेन के घर में जाता था, पटना में उनके फ्लैट में बैठता था। उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन थे, उनके साथ बात होती थी, तो मेरा बड़ा अच्छा संबंध बना था। चिरुडी कांड में गुरुजी जेल गए तो मैं जेल में उनसे मिलने गया था, मगर इधर मेरे संबंध नहीं वैसे रहे हैं। तो हेमंत सोरेन के प्रति मेरे मन में एक स्नेह का भाव रहता है, हमेशा ही भाव रहता है। दूसरा कि मिलने जुलने में बड़ी कर्टियस है, आप मिलने जाइए, आपको आदर देते हैं, आपकी बात बढ़िया से सुनेंगे, करना जो होगा वो वही करेंगे। मगर एक लगता है बैठ के कि एक व्यक्ति ऐसा है जो आपकी बातों को सुन रहा है। मेरे ही साथ नहीं है, ये उनकी आदत है, सबके साथ ऐसा होता है। तो एक तो गुरु जी के सुपुत्र के नाते और ऐसे भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के कारण से मेरे मन में उनके प्रति स्नेह का भाव रहता है। मगर सरकार में है तो मैं आलोचना भी करता हूँ, उनकी सरकार की आलोचना करता हूँ, उनके निर्णयों की आलोचना करता हूँ। मगर व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी तरफ से, एक तरफा प्यार है मेरा, कह सकते हैं उनके साथ, मैं उनके प्रति बड़ी स्नेह का भाव रखता हूँ। एक तरफा प्यार था आपका, लालू जी की तरफ से 2 तरफा प्यार था। लालू जी तो मित्र थे, मित्रता के नाते तो हम लोग थे। मधु कोड़ा जी के साथ भी कार्यकर्ता का संबंध था, अच्छे प्रिय कार्यकर्ता थे जी। मगर जब बात आती है, हम लोग चलते हैं किसी एक धारा में, तो वहाँ तो अपनी ही बात हम रखेंगे। तो वहाँ कोई ये व्यक्तिगत राग, व्यक्तिगत प्रेम, ये कोई अर्थ नहीं रखता है। मेरा एक सवाल लेकिन यहाँ पे है, क्या बीजेपी का वर्क कल्चर पार्टी पॉलिटिक्स से हट के थोड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल का हो गया? अब देखिए, समय की मांग है। अब मैं एक बहुत पुरानी बात आपको कहूँगा कि मैं 1996, 97, 98 में भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री था बिहार का। अश्विनी कुमार जी बड़े नेता थे भाजपा के, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अश्विनी कुमार जी की उम्र हो गई थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष का कार्यालय में कक्ष है पार्टी के, उसमें एक एसी लगा दिया जाए। उसमें विंडो एसी हुआ करता था। सब लोग सहमत हुए कि अश्विनी जी दिन भर बैठते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। और वो दीवार में जगह बना दी गई, वहाँ एसी लगेगा। अब ये बात जैसे ही बाहर आई, कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू किया कि भाई कार्यालय में अध्यक्ष एसी में बैठेंगे और हम लोग धूप में बाहर से आएंगे तो सामान्य कार्यकर्ता क्या महसूस करेगा, ये ठीक नहीं होगा, नहीं लगना चाहिए। तो कार्यकर्ताओं की बात मानी गई।
आज भी जगह भाजपा कार्यालय में मैं गया था कई बार, तो आज भी वो जगह वैसे ही छोड़ी हुई है जहाँ विंडो एसी लगनी थी। मगर कार्यकर्ताओं की उसमें मानसिकता थी कि पार्टी अध्यक्ष के ऑफिस में अकेले एसी ना लगे, और एसी नहीं लगा। ये उस समय की बात आप कर रहे हैं। और आज तो पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है जो बिना एसी के गाड़ी में घूमता हो, और दिल्ली में तो कार्यालय ही पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी है, जहाँ भी कार्यालय है वहाँ एसी है। तो इसी एक उदाहरण से आप समझ लीजिए कि जो परिवर्तन हुआ है, समय की मांग भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र केवल देश पर नहीं रहती है, विश्व पर रहती है। अब विश्व गुरु भारत को बनाना है, इस हिसाब से चलते हैं। उस नाते परिवर्तन हुए हैं, मगर संतुलन बैठाना चाहिए। संतुलन बैठाने की बात 1992-93 में हुई थी, जब लालू जी को अपार बहुमत बिहार में हो गया था। उसमें गोविंदाचार्य जी ने एक नारा दिया था सोशल इंजीनियरिंग का, कि किस तरह से हम समाज के हर तबके को अपने साथ लें। और उस समय एक बात चली थी, हमको कार्यकर्ता आधारित संगठन और जन आधारित संगठन दोनों के बीच समन्वय करना होगा। भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन थी, राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस ये जन आधारित संगठन थे। कार्यकर्ता का बेस नहीं था, जनता का था। चुनाव जीतना है तो आपको जन आधारित भी होना पड़ेगा। तो किस तरह से हम समन्वय बैठाएं कार्यकर्ता आधारित और जन आधारित संगठन में, इसका प्रयास गोविंदाचार्य जी ने किया। मगर जैसी स्थिति बदली, गोविंदाचार्य जी खुद ही भाजपा के फ्रेम से बाहर हो गए, चले गए। तब जो भी अध्यक्ष बनने लगे, उनका रुझान जन आधारित संगठन की ओर ज़्यादा है। इसलिए चुनाव जीतने के लिए जिसका जन आधार है, सब उसको लाइए, चाहे किसी पार्टी का हो, उसका कोई चरित्र हो, उसको लाइए। नहीं तो पहले तो 2 नारे भाजपा में रखते थे 1995 से 2000 में, पार्टी विथ डिफरेंस। बिल्कुल, हाँ। और दूसरा चाल चरित्र चेहरा, ये दोनों ही गायब हो गए, नेपथ्य में चले गए, कहाँ हैं पता नहीं। तो भाजपा ने, हम तो कहेंगे तो अब 2020-25 में तो एक नया नारा आ गया कि भाजपा जो है सो वॉशिंग मशीन की पार्टी हो गई है। क्या सच्चाई है? वॉशिंग मशीन आपने याद दिलाया। मैं 2019 में चुनाव लड़ रहा था, तो मैंने एक नारा दिया था कि रघुवर दास है, दास नहीं, रघुवर दाग हैं। हाँ, मैं वो भी पूछने वाला था। तो उससे मैंने कहा कि दाग इतना गहरा है कि मोदी डिटर्जेंट और अमित शाह लॉन्ड्री भी इसको साफ नहीं कर सकेगा। इसलिए वॉशिंग मशीन से ये चीज़ें साफ नहीं हो सकती हैं। अगर समय की मांग है तो जनता में भरोसा पैदा करना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं ये समय की मांग है। भाजपा के साथ एक प्लस पॉइंट है कि जो हिंदू विचारधारा के लोग हैं, जिनको लगता है कि भाजपा ही हिंदुत्व का, सनातन का संरक्षण कर सकती है, हमारी श्रेष्ठ परंपराओं का संरक्षण कर सकती है। नहीं तो जिस तरह से मुस्लिम आतंकवादियों ने विक्रमशिला को, तक्षशिला को लूट लिया, नालंदा विश्वविद्यालय के ग्रंथों को जला दिया, तो हमारी सारी परंपराएं ध्वस्त हो जाएंगी। इनको बचाना है तो लाख कमियों के बावजूद भाजपा ही एक है। तो एक बड़ा जो जनता का ये समर्थन है ना, ये भाजपा के साथ है। अब भाजपा इसको मानती है कि तो हमारा कैप्टिव सपोर्ट बेस है ऐसा, ये तो हैं ही हमारे, ये तो रहेंगे ही, हम जो करें। हकीकत क्या है ये तो जनता मानती है, हम लोग भी महसूस करते हैं। तो यही सपोर्ट बेस है। इसीलिए जो आप कह रहे हैं ना वॉशिंग मशीन कल्चर, वो सोचते हैं वॉशिंग मशीन कल्चर भी करेंगे तो ये तो उसको भी मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। अब दूसरे लोगों को हम थोड़ा लाएं, जोड़ें, करें, तो यही है। अब इसमें भी एक सीमा मर्यादा रखनी चाहिए। इसको बिल्कुल आप छोड़ दीजिए फ्री, जो आ जाए, तो इससे स्थिति इससे नहीं बदलेगी। आप इसको करिए, मगर देख कर करिए। कोई अंधाधुंध थोड़ी सबको लाने की ज़रूरत है कि आ जाए सब भी, मधु कोड़ा जी भी आ जाएं, कोई ज़रूरत नहीं थी मधु कोड़ा को लाए हमने। हाँ, अगर आप शशि थरूर आते हैं, आप जरूर ले आइए, तो जनता भी आपका सपोर्ट भी कहेगा नहीं ये ठीक किया है ऐसा। बिल्कुल।
तो इसमें चिन्हित करके लाना चाहिए। और आज भी भाजपा के सपोर्ट बेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत भरोसा है, देश को भी भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी जो करेंगे देश के लिए करेंगे, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति परंपरा की रक्षा के लिए करेंगे। इस करने के दरमियान 2-4 गलतियां भी हो जाएंगी तो उसको ये सपोर्ट बेस माफ़ कर देगा। तो ये स्थिति आज है। मगर इस सपोर्ट बेस को कैप्टिव सपोर्ट बेस मान के और आप उस श्रृंखलता का प्रदर्शन करने लगिएगा तो ये सपोर्ट बेस भी बड़ी मनुष्यत महसूस करेगा। जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ, बांग्लादेश का जो मुद्दा रहा, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार था, फिर उसके बाद एक दूसरा हुआ कि बंगाल में, अपने ही देश में बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। तीसरा मुद्दा आया कि जब उड़ीसा में अभी 2 दिन पहले की जो घटना है, 2-4 दिन पहले की, कि सरकार बीजेपी की है, फिर भी आप एक बच्ची की सुरक्षा नहीं दे पाए और आखिर में वो बच्ची अपने आप को आग के हवाले कर ही लेती है। ऐसे में हिंदुओं का भी भरोसा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी कैरी कर पाएगा अगला 5 साल? ये सारे सवाल सही हैं, पर मैंने कहा ना कि जो हिंदू समर्थन वर्ग है ना, वो सोचता है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। ये बात तो पहले पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता था तो भाजपा तो आवाज़ उठाती थी, सरकार आपकी नहीं थी, आपकी सरकार है। बांग्लादेश में जो हो रहा है आपको सार्थक हस्तक्षेप करना चाहिए, ये देश चाहता है। बिल्कुल। बंगाल में जो हो रहा है सार्थक हस्तक्षेप करिए, ये देश चाहता है। कोई ईडी सीबीआई भेज देने वाली बात तो नहीं है इसमें। अब अभी जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, हम लोग मानते हैं चलिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति जो भी हो आपको सीज फायर करना पड़ेगा, मगर हम एक बात कहते थे ना कि ये जो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, गुलाम कश्मीर है, उसको हमको लेना है, कम से कम उसको तो ले लिए होते इसमें। तो लोग तभी कहते हैं, थोड़ी निराशा तो होती है कि आपने ये नहीं किया, तो आप किस मुंह से कहे कि नेहरू जी ने ये कर दिया वो कर दिया। आपने भी तो रोक दिया, एक कदम आगे बढ़ गए होते, आपका जो पाक अधिकृत कश्मीर साथ में आ गया होता, उसके बाद पाकिस्तान 3 टुकड़ा होता कि 4 टुकड़ा होता, उस वहाँ तय होता। मगर जो रोज आप मांग कर रहे हैं, आपने 370 हटा दिया, तो इस ऑक्युपाइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी आप ले लिए होते। इतना तो न्यूनतम होना चाहिए था। ये सब महसूस करता है, और फिर भी लोग कहते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति हुई होगी कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना पैर वहीं पर रोक दिया। हो सकता है कि भविष्य में इसका कोई लाभ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आए और भारत को इसका लाभ मिले। तो मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर बड़ी भरोसा है लोगों को, इसलिए उनकी कुछ खामियों को देखकर भी लोग। आप कितना भरोसा करते हैं उनके नेतृत्व पे? देखिए, मैं उनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज तो मैं दावा करूँ कि मेरे मित्र रहे हैं तो सब दावा करते हैं नरेंद्र मोदी उनके मित्र हैं, ऐसा नहीं रहा है। सामान्य कार्यकारी संबंध रहा है। मगर उस समय नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को देखकर मैं नहीं समझता था कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे या प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो इतना सफल होंगे। वो अपने दृष्टिकोण में बिल्कुल स्पष्ट हैं, लक्ष्य में बिल्कुल स्पष्ट हैं। उसके लिए 2 कदम पीछे हटना होगा, हट सकते हैं, मगर एक दृढ़ निश्चयी जो नेतृत्व है, इसकी झलक नरेंद्र मोदी में मिलती है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो हमारे आप में सब में कई माइनस पॉइंट होते हैं। अब उसको हम नुक्ताचुनी करने लगें तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में विचार करने का सही तरीका नहीं होगा। इसलिए मेरा भी भरोसा है, एक तरह से कहिए तो मेरा भी भरोसा है, मगर खतरा लगता है कि भरोसा टूटना नहीं चाहिए। भरोसा टूटेगा तो देश का भी नुकसान होगा। बिल्कुल। और हम लोगों को शौक लगे वो तो बहुत छोटी चीज़ है, तो पालन करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा ही एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगती है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, वो कई वक्तव्य ऐसा दे देते हैं जो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल नहीं होता है, अनुरूप नहीं होता है। प्रधानमंत्री को एक ट्रेंड सेट करना चाहिए, राजनीति में बातें कैसी रखी जाएं, वाद विवाद कैसा हो, दोनों विपक्षी नेताओं के साथ हम अगर संवाद करें, उस संवाद की भाषा कैसी हो, वहाँ से आरंभ होगा तो नीचे तक आएगा। अगर उस श्रृंखलता राष्ट्रीय स्तर पर ही हो जाएगी तो नीचे तो और जरूर देख रहे हैं अखबारों में कितनी गंदगी फैली है, सोशल मीडिया में किस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो ये राजनीतिक संवाद की भाषा बदलनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी इसकी शुरुआत करा दें तो एक बहुत बड़ी बात हो।
मैं उस मुद्दे पे आऊँगा, लेकिन एक और पार्ट यहाँ से लूँगा कि सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट बना रहे हैं, सीधे हमला करते हैं प्रधानमंत्री मोदी पे, राहुल गांधी पे, या ट्रोलिंग वाले लोग हैं जो सीधे मीडिया हाउस पे भी अटैक करते हैं। आपका दृष्टिकोण इस पे क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि राजनीति या हमारी जो जिसको कहते हैं कि हमारी जो पद्धति है लोकतंत्र की, संसदीय लोकतंत्र की, इसकी एक मर्यादा होती है। वो मर्यादा रहनी चाहिए। जो संसदीय मर्यादा के पद हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, या किसी भी पार्टी का अध्यक्ष है या विधायक दल का नेता है, तो इन सभी के प्रति एक मर्यादित आचरण होना चाहिए। अब हम लोग देखिए, हम लोग तो व्यक्तिगत रूप से बातचीत में हर आदमी की नुक्ताचीनी करते हैं। बिल्कुल, ऐसा है, वैसा है, ये क्या हो गया, उसका वो दिन भी देखें। अब सोशल मीडिया में जो ये हमारी आपकी व्यक्तिगत स्तर की वार्ताएं होने वाली हैं, यही सोशल मीडिया पर छा गई हैं। इसलिए जिसके मन में जो आता है उसको लिख देता है, उगल देता है उसको। तो अब इसमें मुझे लगता है कि इसमें सुधार होगा, चाहे जिस कारण से भी हो रहा है, सुधार होगा उसमें। मगर ये नफरत और जिसको कहिएगा विद्रूपता की सीमा पार कर गई है। तो ये समझ बने कि जो लिख रहा है उसकी अपनी मानसिकता है। हाँ, अगर पार्टियों द्वारा संरक्षित जो मीडिया चैनल हैं और उनके जो परिचित चेहरे हैं, उनको संयम रखना चाहिए इसके बारे में। तो गली कूचे की भाषा आ जाती है तो उसमें कोई मुझे बहुत इतराज़ नहीं लगता है। गली कूचे में तो रोज महाभन होते रहता है, देखते रहे इसका उसका। तो वो जो उसमें सोशल मीडिया में वो करता रहे, वो जो संसदीय लोकतंत्र के आधार स्तंभ पद हैं, एक दूसरे के प्रति ये मर्यादा रखेंगे तो इसका लंबा असर होगा। झारखंड में कई IAS IPS अधिकारी हैं जो जिन पे दाग लगा और वो आज सलाखों के पीछे गए। क्या लगता है कि ये झारखंड का कल्चर, झारखंड में माहौल, कहाँ पे दिक्कत है? ये राजनीतिक नेतृत्व की विफलता है। देखिए, मुझे याद है कि बिहार में हम लोग जब बिल्कुल नया कार्यकर्ता की तरफ से थे, तो एक बात शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता, सोशलिस्ट पार्टी के नेता अपराधियों की सहायता लेने लगे चुनाव जीतने में। जी, ये 1967-68 से आरंभ हुआ। अच्छा। और 10 साल के भीतर इतना प्रबल हो गया कि जो अपराधी थे उन्होंने खुद ही सोचा कि हम ये सारे नेताओं के लिए जो करते हैं अपने लिए ही क्यों नहीं करें। तो 1977 के चुनाव में 1.5 दर्जन अपराधी चुन कर आ गए। तो राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हो गया इस तरह से। तो आज इसी रूप में हम लोग आप जो चर्चा कर रहे हैं उसको हम देखें तो एक उदाहरण हो सकता है कि आज की राजनीति को स्वच्छ रखने में, एक मर्यादा के साथ आगे बढ़ाने में अगर मंत्री या सरकारी नेता IAS पदाधिकारियों की सहायता लेंगे तो उनके मन में तो बात आएगी। वो मंत्री के मन के हिसाब से एक गलत काम कर देंगे तो अपने हिसाब से 10 काम करेंगे। तो ये उच्छृंखलता हो गई है, राजनीतिक नेतृत्व की विफलता है। पहले जो कार्य संस्कृति थी उसमें मुख्य सचिव काडर का संरक्षक होता था। मुख्यमंत्री मंत्री किसी को भी कुछ काम कराना है तो मुख्य सचिव को बताता था, उनके मार्फत ही वो काम सारे नीचे होते थे। ये खत्म हो गया। अब तो सीधे लोग बात करते हैं। तो आप सीधे बात करके उसका उपयोग करिएगा तो भी अपना उपयोग करेगा। तो इसीलिए चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। और आज ब्यूरोक्रेसी में जाइए, पत्रकारिता में जाइए, कौन अफसर कैसा है, किस तरह का क्या काम करता है, सबके बारे में चर्चाएं होती हैं। जो अच्छे लोग हैं उनका महत्व नहीं है। तो जो हमको सूट कर रहे हैं, तो एक तरह से जो ये ब्यूरोक्रेसी हो गई है, ये सेलेक्टिव ब्यूरोक्रेसी हो गई है। एक पदाधिकारी है, उनको 5-5 बड़े मर्यादार विभागों का चार्ज है, बाकी लोग घूम रहे हैं। तो ये तो लोग देखते हैं ना। और अभी भी IAS काडर में मुझे लगता है कि 75% से ज़्यादा लोग हैं जो अच्छे हैं, बेहतर हैं, दबकर हैं, मगर हैं उनको अवसर मिले और कोई सरकार ऐसी आए जो उनको काम करने की स्वतंत्रता दे तो अच्छा काम हो सकता है। नए युवा जो ऑफिसर आ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, क्या आपको लगता है कि उनका मनोबल कहीं टूटेगा?
मनोबल टूटेगा नहीं, वो सीधे प्रभावित हो जा रहे हैं इससे। क्योंकि जो आईएएस अफसर प्रोबेशन में आता है जिस जिले में, तो पूरे कैरियर में ध्यान रखता है कि फलाना डीसी के अंदर हमने प्रोबेशन लिया है, और डीसी भी कोई पद पर चला है, उससे हमारा प्रोबेशनर रहा है। बिल्कुल। तो आज इस स्थिति में अगर वो प्रोबेशन में जाता है डीसी में, किसी विभाग के काम में, देखता है क्या हो रहा है, तो उसी से प्रभावित होगा। तो अब तो एसडीओ लेवल पर ही लोग रम जाते हैं। जिसकी शिकायत आप कर रहे हैं सचिव स्तर पर आने की बात होती है, वो तो कई लोगों ने बैटिंग शुरू कर दी एसडीओ ही लेवल से। तो ये चीज़ें तो आ रही हैं, बढ़ रही हैं। एक मेरा दिल का सवाल है जो मैं आपसे भी जानूंगा, आप इतना ईमानदार बात कर रहे हैं तो क्या गलतियां कहाँ हैं? देखिए, जनता के बीच चर्चा है कि नेता चोर है, ब्यूरोक्रेट्स चोर है, और घूम के जब इलेक्शन आता है तो वही जनता उन्हीं नेताओं से पैसे भी ले लेती है। तो ये तो पूरा इकोसिस्टम में बन गया। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये बन गया है। इसको विशस सर्किल कहा जाता है। हाँ। एक दुष्ट वृत्त परिधि बन गई है, उसी में हम घूम रहे हैं। हम कहाँ जाएं, कहाँ क्रॉस करेंगे? इसको तोड़ेगा कौन? ये परिस्थितियाँ ही तोड़ेंगी। एक सीमा से ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप ही टूटेगा। और जो मार्क्सवाद में कहा जाता था ना, थेसिस, सिंथेसिस, एंटीथेसिस, तो उसके हिसाब से भी एंटीथेसिस कोई पैदा होगी। अब तो हम लोग जेपी आंदोलन में बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते थे। उसके नेता जो आए राजनीति में, आप देख रहे हैं उन्होंने अपने चरित्र से क्या प्रदर्शन किया है। तो जेपी आंदोलन, वो सब बातें खत्म हो गई हैं। लोहिया जी थे, उन्होंने तो बिहार में सरकार गिरवा दिया था। बीपी मंडल की महत्वाकांक्षा जगी कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस से मिलकर बन गए, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, अलग कर दिया। तो पहले ये थ्रेशोल्ड था कि हम यहाँ ही कंट्रोल कर लेंगे। अब हम लोग लॉन्ग रोप थियरी एक होती है, रस्सा लंबा है, चलो खींचने दो खींचने दो खींचने दो। पहले तो बिगिनिंग पॉइंट पर, शुरुआत में ही लोग उसको ध्वस्त कर, चलो जो होगा हमारी पार्टी का होगा। तो अब तो हम लोग सफलता के लिए जी रहे हैं। पार्टियां विचार के लिए, विचारधारा के लिए, सुशासन के लिए काम नहीं कर रही हैं, वो सरकार में आने के लिए काम कर रही हैं। सरकार में आने के लिए हमको जो करना है हम सब करेंगे, और कोई छुपा कर नहीं कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं कि साहब हमको सरकार में आना है। तो इस तरीके से आप सरकार में जाइएगा तो आपकी सरकार भी इसी तरह से काम करेगी। तो यही स्थिति है। इसलिए जो आशावादी हमारे जैसे लोग हैं, उम्मीद करते हैं कि इसमें से ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अभी एक राजनीतिक गलियारे में जोर शोर से हलचल है कि बीजेपी और जेएमएम एक कोalition बनाने के मूड में है, और दिल्ली में कुछ इस तरह ये मुझे लगा कि अगर बन जाए तो बेहतर होगा इस राज्य के लिए। अच्छा। मुझे याद है कि इस बात को 2003 के आसपास कैलाशपति मिश्रा जी ने चलाया था, और मुझसे कहा था कि देखो, हम लोगों की जो सरकार है, भाजपा को केवल 30-31 विधायक हैं, और सब छोटे छोटे लोगों के समर्थन में हम लोग, अगर जेएमएम से हो जाए समझौता तो 2 पार्टियों की अस्थाई सरकार बन जाएगी। एक बार शिबू सोरेन का मन टटोलो। किसने कहा था ये बात? कैलाशपति मिश्र हुआ करते थे, जो एक तरह से कहिए कि वो क्या कहा जाए कि भीष्म पितामह थे राजनीति के। जी। और ये मन बन गया, और कैलाशपति मिश्र ने इस बात को बाबूलाल जी को ही बता दिया कि बाबूलाल जी, जरूरत पड़े तो हम लोगों को शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री मान लेना चाहिए, मान लेना होगा। और बाबूलाल जी उसके अगले दिन गए पलामू, डाल्टनगंज। उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया कि शिबू सोरेन भड़क गए। मैं मिलने गया, हमको हड़का दिया शिबू सोरेन ने। क्या बात करते हैं साहब, बाबूलाल मारनी के बयान आके बयान। कैलाशपति से माथे पर हाथ रख लिया, तो लगा कि बाबूलाल जी के भीतर होगा कि भैया मुख्यमंत्री हैं। उस समय उन्होंने बात चलाया था कि हमको शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री मान लेने पर भी अगर भाजपा की और जेएमएम की सरकार बन जाती है तो यहाँ एक अस्थाई तो आएगा। और 2010 में तो शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बना ही गया। उनके मुख्यमंत्री रहते अगर शिबू सोरेन ने एक गलती नहीं कर दिया होता कि पार्लियामेंट में कांग्रेस के पक्ष में वोट दे दिया उन्होंने, वो नहीं किया होता तो सरकार चलती। अब उसमें हम लोग उस समय तौलते थे कि भाई जो
जेएमएम की संस्कृति आएगी, हमारी क्या संस्कृति है, वो क्या करना चाहेंगे नीचे ज़मीन पर, हम क्या करना चाहेंगे। तो कैलाश जी कहते थे कि चलो यार देखो ये समय के साथ हो जाएगा, मगर एक झारखंड में अस्थाई सरकार बन जाएगी। अगर आज भी ये हो जाता है कि भाजपा और जेएमएम की सरकार बन जाती है तो एक अस्थाई सरकार बन जाएगी। और मुझे लगता है कि जेएमएम भी आश्वस्त हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमको तंग नहीं करेंगे, वो परेशान नहीं कर रहे हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, वैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार चल सकती है, लंबे से चल सकती है। हेमंत सोरेन को लगेगा कि नहीं हमको भाजपा को दे देना चाहिए, कुछ विशेष शक्ति वो दे सकते हैं, तो इस राज्य के लिए बेहतर हो जाएगा अगर भाजपा और जेएमएम की सरकार बन जाए। झारखंड को बने हुए लगभग 25 वर्ष हो गए होने जा रहे हैं। कहाँ लगता है कि चूक हो गया कि आज भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ और हम वही जल जंगल जमीन के मुद्दे पर लड़ रहे हैं? देखिए, एक सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है। सामाजिक क्रांति मतलब कि जो सामान्य जन हैं उनको बताना। राजा राम मोहन राय ने जब विधवा प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था तो कितनी उनकी आलोचना हो रही थी, क्या हो रही थी। तो मगर ये काम कौन करेगा? ये काम हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी ही कर सकते हैं कि आदिवासी समुदाय के दिमाग में भी हम ये बैठाएं कि भैया देश दुनिया कितना आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। आदिवासी समूह से भी अब व्यवसायी निकल रहे हैं, आदिवासी समूह से भी अच्छे से अधिकारी निकल रहे हैं जो प्रधानमंत्री के पीएमओ में काम कर रहे हैं। ये सब जब चीज़ें हो रही हैं तो हमको थोड़ा सा देखना चाहिए और इस सांस्कृतिक क्रांति में प्राथमिक शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, जो आज सबसे अधिक नेग्लेक्टेड है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ही अगर विद्यार्थियों के मन में ये बात भरी जाए कि हम किस तरह से प्रगति कर सकते हैं या हम आज की परंपरा के नाम पर इसी तरह से रहते रहें, तो लोग तो उदाहरण के तौर पे इसको पेश करेंगे देश और दुनिया में। इंडिजिनस जो जातियां हैं दुनिया भर में, तो झारखंड में ये काम हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा ही बेहतर तरीके से कर सकता है। उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनको एहसास हो जाए तो फिर औद्योगिकरण की दिशा में कोई बाधा नहीं होगी। और औद्योगिकरण में जो आज बाधा है वो तो उदाहरण के साथ है। झारखंड और बिहार में 1950 से लेके जिस तरह से इन लोगों ने औद्योगिकरण में, विकास में अपना रूप रवैया दिखाया है, उसके कारण से स्थानीय लोगों में इनके प्रति घृणा की भावना है। साहब, तिलैया डैम बना, विस्थापितों की समस्या नहीं सुलझी। डीवीसी बना, बोकारो स्टील बना, आप क्यों नहीं ठोस प्रस्ताव देकर उस समस्या का समाधान करते हैं? आप वो नहीं हुई। आज यहाँ माइनिंग हो रही है, आप चले जाइए, लगता है कि हम लोग कहाँ बियाबान में आ गए हैं, भूतहा क्षेत्र में घूम रहे हैं। वही चले जाइए आप, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में माइनिंग हो रही है। आप झारखंड में ही चले जाइए, टाटा स्टील की माइनिंग होती है नोआ मुंडी में, वहाँ देख लीजिए कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ देख लीजिए कैसा है। उमा भारती जब खान मंत्री थी, उन्हें कमेटी बनाया था 3 व्यक्तियों की। एक खान विभाग के रिटायर किए थे सचिव, वो अध्यक्ष थे, एक मैं था, एक और व्यक्ति थे। कि आप लोग घूम कर ये देखिए कि माइनिंग क्षेत्र में कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं और माइनिंग का लाभ कैसे वहाँ के स्थानीय लोगों को मिल सकता है। तो उन्होंने इस पर रिपोर्ट दिया, प्रतिवेदन दिया। सुशील कुमार जी उस समय IAS अफसर थे, रिटायर्ड। मगर उमा भारती हटी, कड़िया मुंडा जी बन गए, कमेटी खत्म हो गई, प्रयास खत्म हो गया। तो ज़रूरत इसको है, और जिसको सबसे बड़ा जनाधार है वही ये सब काम करा सकता है। हम लोग केवल भौतिक व्यायाम से सब काम नहीं करा सकते। एक नाम बताइएगा जो लगता है आपको कि ये सब काम करवा सकता है, ऐसा भरोसा है झारखंड राज्य के लिए? देखिए, अब एक नाम से नहीं होगा क्या कि झारखंड में लंबे समय से कुछ सिस्टमेटिक चेंज हो गया है। ओके। कई संगठन कई कारणों से बन गए हैं यहाँ, जो आदिवासियों के हितों की वकालत करते हैं, विदेशी फंडिंग के माध्यम से काम करते हैं, जो हमारे क्रिश्चियन समुदाय के संगठन में वो करते हैं। XLRI, XISS जैसे वो बन गए हैं, प्लेटफॉर्म बन गया है। ये लोग एक नई धारा इस राज्य में चला रहे हैं। कोई व्यक्ति, चाहे हेमंत सोरेन, कोई अगर एक बारगी सोचेगा कि हम हाथ डालें तो उसके पैर में ये बेड़ी लगा देंगे ये सब।
इसलिए एक व्यापक सोच के साथ, एक तयशुदा रणनीति के साथ और नियत साफ रहे कि हमको जो आदिवासी मूलवासी हैं इनका विकास करना है। और विकास का मतलब क्या होगा? केवल ऊंची इमारतें नहीं होंगी, इनके साथ अब तक जो अन्याय हुआ है उसको हम ठीक करेंगे। भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो, जो किया है गांव वालों के साथ, ज़मीन ले लिया साहब और उनको छोड़ दिया बियाबान में। ये भरोसा पैदा करना ही बड़ा कठिन काम है। उनके जेहन में बात आ गई है कि हमारे साथ ये सब विकास करने वाले आते हैं, हमारे साथ अत्याचार करते हैं। तो कोई इसकी गारंटी ले तो हेमंत सोरेन जैसा व्यक्ति इसकी गारंटी ले सकता है, मगर वो भी चाहेंगे कि हम तलवार के एक वार में ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होगा। जो वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं, निहित स्वार्थी समूह बन गए हैं, जो सामाजिक प्रयास करके समाज को एक खास दिशा में ले जाना चाहते हैं, जिनकी रुझान बहुत दिनों तक वामपंथी थी, जिनकी रुझान नक्सलवाद जैसी हो गई थी, जिनके बारे में अर्बन नक्सली कहकर भी क्या कहा जाता है। हमारे तो सभी लोगों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। कभी इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी के साथ आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरी बात नहीं। देखिए, वो लोग बड़ी व्यस्त रहते हैं, बड़ा काम है, हम जाके उनके लिए सब बात करें ये ठीक नहीं रहता। अब तो उनके लिए मिलना भी, समय लेना भी बड़ी कठिन काम है ना। आपसे बात हो रही, मैंने बात को कह दिया, नहीं तो हम लोग कहाँ इस बात की चर्चा करते हैं। आज का युवा जो भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता है लेकिन डरता है, उन्हें क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार से हर व्यक्ति लड़ना चाहता है और हर व्यक्ति डरता है। नहीं, इतना बेबाका भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो निहित स्वार्थी समूह बन गया है ना जी, हम तो देखते हैं हमारे सामने कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। बिल्कुल। कोई एक छोटा कर्मचारी, बड़ा अधिकारी चाहे कि हम इसको ख़त्म करें तो कल वही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए भ्रष्टाचार से जो आज की स्थिति, उसे सामंजस्य से बैठाते हुए ही इसको ख़त्म करने की बात की जा सकती है। अलग होकर इसको हम ख़त्म कर दें, इसके लिए नौकरशाही की, पुलिस व्यवस्था की जिस तरह से आपका निःशर्त समर्थन की ज़रूरत होगी सरकार को, वो मिलेगा नहीं यहाँ। इसलिए धीरे धीरे प्रयास करके इसको किया जा सकता है। जिस नेता को यहाँ का व्यापक जन समर्थन है, वही नेता ये खतरा मोल ले सकता है और दूरदृष्टि के साथ चले। नहीं तो यहाँ तो विधानसभा में विधेयक आते हैं, पास हो जाते हैं। उद्योगों में 75% स्थानीय को देना है, विधेयक पास हो गया। 1932 का खतियान स्थानीयता का आधार हो गया, विधेयक पास हो गया और पास होकर रह गया, बाहर में उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो जो दिखावे की बातें चलती हैं ना, लोगों को संदेश देने का कि हम तुम्हारे हितों का ख्याल कर रहे हैं विधानसभा में, और ये जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, जो बाहरी हैं, जो बिहारी हैं, जो यूपी के लोग हैं, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं। तो एक काल्पनिक लड़ाई में जो झोंक दिया जा रहा है, इसकी समझदारी बने कि जब बिहार था तो उस समय तो यहाँ रहने वाले सभी बिहारी थे। उसमें जो यहाँ रह गए हैं, राज्य अलग हुआ तो इस राज्य के उतने भी वो भी हैं। अब इनके खिलाफ आप आदिवासी मूलवासी को खड़ा करिए कि देखिए यही तुम्हारा हक मार रहा है, तो इस तरह की भावना को दूर करने वाला व्यक्ति तो होना चाहिए, समझदारी बनना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि कोई कितना भी कुछ कर ले, जब तक इस देश का संविधान है, संविधान के आधार पर बने नियम कानून है, तब तक कोई किसी का बाल वहाँ का बिहारी, यूपी, आंध्र और वहाँ का यहाँ कह के उसका नहीं कर सकता, न यहाँ से उसको हटा सकता है। ठीक है, कठिनाइयाँ पैदा होंगी, समाज में स्थिरता रहेगी, चलेगा, मगर अब इसी को आधार बना के अब कितने चुनावों तक आप अपना बहुमत प्राप्त करिएगा। इसलिए एक तो राजनीतिक स्तर पर इसके बारे में भी सोच विचार शुरू होना चाहिए। अगर आपको झारखंड का विकास भविष्य लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? जो आपसे बातचीत हुई उसी में छुपा हुआ है। एक व्यक्ति कोई लिख नहीं सकता है जब तक एक समूह नहीं होता है विचार करने वाला, इस पर तब तक हो नहीं सकता है। और यह काम जो हाथ में ले, ये मान कर चले कि अगली बार सत्ता हमारे हाथ से खिसक जाएगी, ये खतरा लेकर चले, तब तो हो सकता है। मगर हमको सरकार अगली बनानी ही बनानी है किसी भी कीमत पर, और हम राजनीति सरकार बनाने के लिए ही कर रहे हैं। ये जो ऊपर से लेके, केंद्र से लेके नीचे तक ये भावना बन गई है कि हम सरकार बनाएं, जो हमारी सरकार ने उनको बिगाड़ें, ख़त्म करें, इस बात से ऊपर उठकर हम लोग चलेंगे तभी ये सब चीज़ें संभव हैं
कहने में बहुत आसान है, अपनी भावना व्यक्त कर देना बहुत आसान है, मगर व्यवहार में इसको लागू कराना बहुत ही कठिन है। आखिरी सवाल कि जो युवा राजनीति में आना चाहता है उसको आप क्या सलाह देंगे? देखिए, राजनीति में आने का मतलब ये नहीं है कि आप विधायक हो जाइए, सांसद हो जाइए, कहीं का आप जिला परिषद में प्रतिनिधि हो जाइए। आप राजनीति को वॉच करिए, देखिए, इसमें सार्थक हस्तक्षेप करिए। और यहाँ अगर जो नगर पालिका के चुनाव हो जाते हैं, पंचायतों के चुनाव हुए हैं, इसमें से नया नेतृत्व उभर रहा है। महिलाओं का आरक्षण हुआ तो जगह जगह बैठकों में देखते हैं महिलाओं में नेतृत्व उभर रहा है। ये नेतृत्व उभरना चाहिए, मगर इस नेतृत्व की जो दिशा है वह दिशा राज्य के विकास की, सही विकास की दिशा हो। ये हो तो यहाँ परिवर्तन हो सकता है और युवा इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। वो प्रत्यक्ष भी इसमें भाग ले सकते हैं, मगर लगे कि हमारा टिकना इसमें संभव नहीं है तो उतनी ही गंभीरता के साथ इससे बाहर भी आ जाए, निराशा के कारण बाहर नहीं आए। आज तो लोग कहते हैं कि साहब नहीं टिक सकेंगे, राजनीति में ऐसा माहौल है। माहौल तो है, आप वहाँ जाते हैं नहीं टिक सकते हैं तो बाहर आप आत्मविश्वास के साथ आइए कि हम नहीं टिके साहब, मगर एक माहौल बनना चाहिए कि हमारे बाद कोई जाता है तो टिक सके वहाँ। तो ये युवा की जिम्मेदारी इसके बारे ही अधिक हो सकती है। और जिस तरह से ये हमारा धन आश्रित समाज होते जा रहा है ना, पहले व्यवसायी भी अपने आयरन चेस्ट पर लिखते थे शुभ लाभ, अब शुभ लाभ हट गया, लोभ लाभ हो गया है। ये लोभ लाभ सब जगह आता है, शुभ की बात कहीं तो आए, तभी झारखंड बन सकता है और एक अच्छा समाज भी बन सकता है। प्रशांत किशोर के जल सुराज पे आप एक ओपिनियन देंगे? अब इस पर नहीं बोलना चाहेंगे। प्रशांत कुमार से हमारे पुराने संबंध हैं। अच्छा। और संबंध इसी नाते हैं कि जो उनका बौद्धिक चरित्र रहा है उसमें झारखंड में भी उन्होंने मेरे माध्यम से कुछ करना चाहा था, किसी कारण से वो नहीं हो पाया, तो इसलिए वो कर रहे हैं, अपना प्रयास है, उनके प्रयास को उसकी सराहना करनी चाहिए। उसका प्रतिफल क्या निकलता है बिहार का अगला चुनाव बताएगा। बिल्कुल। दोस्तों, हम बात कर रहे थे झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर के बारे में। हम बात किए इनके श्री सरयू राय जी के जीवन के बारे में। हम समझे कि झारखंड की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है कि झारखंड का भविष्य एक नए तरीके से लिखा जा सके। हम 25 वर्षों में जहां पहुंचे हैं, जिस स्पीड से पहुंचे हैं, उस स्पीड को बढ़ा के कुछ और नई मंजिल तक पहुंचा जा सके। आप सुन रहे थे कांके टॉक्स पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान श्री सरयू राय जी को। हम आप सारे लोगों के साथ अपने आज के मेहमान को धन्यवाद देते हैं अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को।